तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे यूसीएल मैच डे 5 में यूनाइटेड ड्रॉ अगेंस्ट गैलाटासराय एंड रियल मैड्रिड थंपिंग विन ओवर नेपोली। इसके बाद एनालाइज करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की स्क्वाड्स को, रोहित शर्मा, विराट कोहली के फ्यूचर रिगार्डिंग द T20 वर्ल्ड कप एंड राहुल द्रविड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। सो लेट्स बिगिन। तो भाई काफी तगड़े तगड़े मैचेस हुए हैं एंड कुछ बहुत शॉकिंग न्यूज आई है, स्पेशली जब वो स्क्वाड अनाउंस हो गई इंडिया की। उसके बाद से काफी झटके लगे काफी सारे फैन बेसेस को एंड फुटबॉल में भी एज ए सेड काफी तगड़े तगड़े यूसीएल मैचेस हुए हैं। यूनाइटेड नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट भाई साहब। मुझे झटका लगा जब यूनाइटेड ड्रॉ कर गई भाई, मतलब हारी नहीं। मेक सेंस। तो आई थिंक पहले यूसीएल से स्टार्ट करते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द मैच ऑफ द वीक। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था। मतलब बिफोर यू बिगिन आई जस्ट वांट टू से कि एज अ फुटबॉल फैन आई वुड लाइक टू थैंक मैनचेस्टर यूनाइटेड, सेम राइट। बिकॉज कई लोग इसको बोलेंगे कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, बट इन द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे, आई नो दे आर नॉट प्लेइंग दैट वेल इन दिस सीजन, बट किसी तरीके से कितनी भी गंदी टीम हो ओपोनेंट की, कितने भी वीक कंडीशंस हो, ये लोग कुछ ना कुछ मतलब गुड़ गोबर करके मैच को इंटरेस्टिंग बना ही देते हैं। राइट। एंड ऑफ कोर्स मतलब ये थोड़ा डिग भी है, बट एज अ फुटबॉल फैन आई एंजॉय द मोस्ट। इस सीजन में हमने जितने मैचेस कवर करे, एज अ बारसा फैन में ये चीज कह रहा हूँ, मुझे बारसा के मैचेस देखने में आजकल उतना मजा नहीं आता जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस देखने में मजा आता है। राइट। मैं सिटी को भी कवर करता हूँ, मुझे सिटी के मैचेस देखने में इतना मजा नहीं आता जितना कि यूनाइटेड के में आता है। सिटी के में मजा आता है इन द सेंस कि भाई क्या फ्लेयर है, क्या तगड़ा फ्लूइड पोजीशन ऑफ बॉल चल रहा है। बार्सिलोना के लिए लगता है कि चलो अपनी टीम है इसलिए देखना है। आई एम श्योर रियल मैड्रिड के लिए भी तुम्हें लगता होगा ये, बिकॉज रियल मैड्रिड वैसे भी थोड़ा बोरिंग फुटबॉल खेलती है और जीत जाती है हमेशा, बट यूनाइटेड हैज अ नैक ऑफ मेकिंग एवरी सिंगल गेम वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। एंड लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स, क्योंकि उसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में मेरे को बात करनी है। गैलाटासराय जो है 4-2-3-1 के साथ जा रही थी एंड जिनको नहीं पता है दे हैव गॉट सम रियली क्वालिटी प्लेयर्स। वेदर वी टॉक अबाउट जियक जिसने काफी तगड़ा डिफरेंस बनाया इस बार मैच में, ड्रीस मर्टेंस भी इनके पास है, जाहा भी इनके पास है, इकार्डी भी इनके पास है। सो बहुत एवरी टीम नहीं है ये। एंड यूनाइटेड वाज अगेन गोइंग विद द 4-2-3-1 यूजुअल। वैन बेसाका खेल रहा था, लिंडेलॉफ खेल रहा था, मैगवायर खेल रहा था, शॉ खेल रहा था एंड गोल कीपिंग में ऑब्वियसली हमारे ओनाना थे जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इस गेम में। भाई मजा आ गया, अनदर मास्टर क्लास। डबल पेड में मैकटोमिने और आमराबाद थे एंड आगे तीन हमारे गर्नाचो, ब्रूनो और एंटनी थे और आगे हॉलैंड था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी लुक एट दिस लाइनअप, डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम विद इट? मतलब ये क्वेश्चन मैं तुमसे पहले पूछूंगा बिकॉज यू फॉलो यूनाइटेड मोर। मैं तो थोड़ा एंजॉय करने के पर्पज से ज्यादा देखता हूँ, तो मैं टैक्टिकली ज्यादा स्क्रूटिनाइज नहीं करता। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन, जितना मैंने देखा है यूनाइटेड को भी इन दिस सीजन, मुझे लगता है जो डबल पिवट था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्टली, व्हाई वुड यू गो विद द पेयर ऑफ मैकटोमिने एंड आमराबाद? कई लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि आप लिंडेलॉफ क्यों ले रहे हो वरान की जगह पे। आई थिंक वो बहुत ही अनफेयर क्रिटिसिज्म है टेन हैग का। टेन हैग के भी क्रिटिसिज्म के ऊपर हम लोग आएंगे, आई थिंक यू कांट ब्लेम टेन हैग फॉर पिकिंग लिंडेलॉफ ओवर वरान। आप शायद इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो कि वरान को सब इन कर देना चाहिए था जब पता था कि लिंडेलॉफ है। ऑल्दो मेरी थोड़ी डिसएग्रीमेंट उस चीज से भी है, जब मैच होगा कि हम बात करने आएंगे उस मोमेंट तक के रिव्यू में, तब मैं बात करूंगा उस चीज के बारे में। स्टार्टिंग लाइनअप में रैशफोर्ड को नहीं स्टार्ट करा गया, ये भी आई थिंक इट वाज अ गुड मूव। वाज सस्पेंडेड। उसका लास्ट टाइम। अच्छा, वो जो कोपेनहेगन के अगेंस्ट हुआ था, गलती से मार दिया था। हां, फिर तो मेक सेंस। अच्छा, मतलब ही वुड हैव स्टार्टेड मोस्ट प्रोबब्ली, आई गेस। आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो स्टार्ट नहीं करा, बिकॉज आई थिंक मैन यूनाइटेड के पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था उनका अटैकिंग डिस्प्ले उस टाइम पे, एंड एंटनी सरप्राइजिंगली वाज डिसेंट, ही वाज नॉट दैट बैड। एक देयर वाज दिस गाय, एक नया लड़का है जो कि जिसने थोड़ा बहुत खेला है, बहुत तुमने उसकी बात भी करी थी पहले, मेनू। हाँ राइट, डिफेंसिव मिडफील्डर। हाँ, आई थिंक वो स्टार्ट करा सकते थे पॉसिबली इन द डबल पिवट। हॉयलैंड वापस आया था, आई थिंक उसको स्टार्ट करना भी नो ब्रेनर था बिकॉज ही हैज बीन देयर बेस्ट बेट इन द चैंपियंस लीग। डेफिनेटली गर्नाचो को स्टार्ट कराना बहुत ऑब्वियस था, ब्रूनो को स्टार्ट करना बहुत ऑब्वियस था, तो मेरी ऐसा सच कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वैन बिसाका भी वापस आ रहा था, आई थिंक आइडियली आप उसको भी स्टार्ट कराओगी जब वो आएगा तो लिंडेलॉफ का एक सीन बनता था विच आई थिंक वाज प्योरली जस्टिफाइड, क्योंकि जब आदमी स्टार्ट कर रहा होता है तो वो पूरे सीजन की परफॉर्मेंस देखता है। अब पूरे सीजन में वरान हैज बीन क्वाइट रिस्पेक्टफुली एब्सोल्युटली शिट, एंड तब तक लिंडेलॉफ हैज बीन मच बेटर। तो building up to that moment it made more sense to start Lindelof. In game फिर क्या हुआ,
उसकी बात तभी करेंगे. What do you think about that? अच्छा, आई थिंक इस बार लाइनअप में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आई नो कोबी मेनो का पॉइंट बनता है, वरान का एज यू परफेक्टली समड अप कि इस टाइम पे स्टार्ट कराने का पॉइंट तो नहीं बनता था. कोबी मेनो को लेके मेरे पास बस यही था कि ही इज 18-19 ईयर्स ओल्ड एंड थोड़ा छोटा है इस टाइम पे, तो मे बी गैलाटासराय जैसा है, जिसके बारे में आई थिंक बहुत बड़ा मेजर टॉकिंग पॉइंट ये है कि इनका जो होम क्राउड था. मैं भी उसका मैंने पता है मैं इतना इम्प्रेस था, मैंने स्पेसिफिकली थोड़ी रिसर्च करी इसके ऊपर. ओके, बट हाँ पहले तुम कंप्लीट. तो मुझे लगता है कि इतने इंटिमिडेटिंग क्राउड के सामने जाना, मे बी दे थॉट कि कोबी मेनू इज नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि अभी तक एक ही गेम खेला वो नए सीजन में आके जस्ट इंजर होके वापस आया. एंड मे बी दे थॉट कि अमरबात वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट कर चुका है, मे बी ही काइंड ऑफ नोज हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन एंड थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मे बी दे वेंट विद हिम. What about McTominay though? Because McTominay का हमने देखा है कि he has had flashes of brilliance जब वो गोल मार देता है कभी. Although I don't think it is his primary job. Although इस वाले मैच में भी मारा है उसने ultimately center forward की तरह. The point is he is also responsible for a lot of errors in the penalty box जिसके से penalties concede करते हैं ये लोग. और वो defensive segments में आता है. हाँ, definitely. और as a DMF आपका priority defensive actions ही है. तो डू यू थिंक अमराबाद और उसको साथ में स्टार्ट कराना मेड सेंस? बिकॉज इंडिविजुअली मे बी यू कैन स्टार्ट बोथ ऑफ देम अलोंगसाइड समबडी एल्स हु इज इन फॉर्म, बट दोनों को स्टार्ट कराना एक लाइनअप में वो मुझे थोड़ा सा टैकी लग रहा. आई थिंक वो मैकटोमिने कराने का पॉइंट ये था क्योंकि और कोई था नहीं. मेसन माउंट इज इंजर्ड राइट नाउ, एरिक्सन इज इंजर्ड राइट नाउ, कैसिमिरो इज इंजर्ड राइट नाउ, तो एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर उनको खिलाना था जो कि उन्होंने अमराबाद खिला दिया. एंड उसके साइड में मैकटोमिने खिला दिया जो कि थोड़ा फिजिकल प्रेजेंस है एंड ही हैज द लिबर्टी टू गो फॉरवर्ड समटाइम्स, जो हमने सेकंड हाफ में जाके देखा. फेयर पॉइंट. तो आई थिंक मैकटोमिने और इनको खिलाना हाँ शेक ही चीज है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ चॉइसेस ही हैज राइट नाउ, इसलिए शायद इनको स्टार्ट कराएगा. बट हाँ, नाउ लेट्स कम टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि स्टार्ट होते ही हमने देखा जिस लेवल की नॉइज थी, मैं तो ईयरफोन लाके देख रहा था तो मेरे को जनरली थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ गया, क्योंकि वो चुभ रही थी चीज. मैंने वही रिसर्च करी थी. पहली बात तो जो टीफो था वेलकम टू हेल. हाँ, मैंने किसी भी मैंने कोपनहेगन वाला मैच भी देखा था पूरा. आई थिंक दे डिड अ वेरी गुड जॉब, राइट, जब वो थिएटर ऑफ नाइटमेयर बनाया था. एंड उन्की क्राउड बहुत तगड़ी थी इन माय ओपिनियन. बट ये क्राउड इज अ नॉच अबव एवरीथिंग एल्स. मैंने लास्ट सीजन ये यूरोपा में बार्सिलोना के अगेंस्ट भी देखा था जब उन्होंने कैंप न्यू को आके इन्वेड कर लिया था. और जो इनका जो तुम साउंड की बात कर रहे हो ना, मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विस्लिंग, एक होता ना यूनिजन में पूरी क्राउड साथ में विस्ल कर रही है, उतना ज्यादा क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है क्राउड में पूरी. और पूरे 2 घंटे जब भी यूनाइटेड के पास बॉल आ रही है, इनफैक्ट मैंने पता प्री मैच फुटेज देखी थी जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तब भी ये विसल्स हो रहे थे. ओके, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म किसी भी क्राउड में मैंने आज तक नहीं देखा फुटबॉल में. मैंने अभी तक तो नहीं देखा. हार्डली कभी, शायद मुझे याद भी नहीं है अगर मैंने देखा तो. रिसेंट ईयर्स में तो मैंने कभी नहीं देखा. सेकेंडली जो तुम साउंड की बात कर रहे हो, इट वाज 130 डेसिबल्स अप्रोक्सीमेटली, व्हिच इज नॉट नॉर्मल. 130 डेसिबल्स इज नॉट नॉर्मल, बहुत ज्यादा हाई होता है. एंड मैं पर्सनली इतना ज्यादा इंप्रेस था इस क्राउड से. मैंने स्पेसिफिकली चेक करा कि स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है. रैम्स RAMS करके इनका नाम है, रैम्स पार्क करके शायद है इसका स्टेडियम का नाम. और कैपेसिटी से 52,000 की ही है. मुझे लगा था कि लाख के आसपास की होगी. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में लगा था लाख के आसपास की होगी. और लिटरली आधी है. 50,000 इज नॉट अ बिग डील. क्रिकेट फुटबॉल में इससे बड़े स्टेडियम बहुत सारे देखने को मिलते हैं. 50,000 तो एक एवरेज क्राउड है इन माय ओपिनियन. बट वो 50,000 मुझे लिटरली 1 लाख के लग रहे थे, प्योरली बिकॉज ऑफ फैक्ट कि हर बंदा पॉसिबली आई थिंक विसल कर रहा होगा वहां पे जो होगा. तो क्राउड ना जेन्युइनली आई थिंक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा था. इनफैक्ट मैंने ट्वीट भी करा था ये कि अगर यूनाइटेड यहां से 3 पॉइंट लेके निकलती है ना, तो दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. और ये चीज मैं जब टाइप करा था तब गनाचो का पहला गोल आ गया था जस्ट. और फिर मैंने सोचा कि शुड आई प्रेस पोस्ट ऑन दिस और नॉट, बट आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट यूनाइटेड विल मेस इट अप सम टाइम कि मैंने कहा चलो कर देते हैं. बट हाँ, कमिंग ऑन टू द गेम. एंड ये एक और इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, दैट वाज कि अपेरेंटली अल्ट्रास ने पूरे फैन बेस से बात करी थी एंड दे काइंड ऑफ मतलब बोला था उनसे ये चीज कि आप लोग अपने सोशल मीडिया पे कम ध्यान दीजिएगा मैच में, थोड़ा कैमरा कम यूज करेगा, फोन कम यूज करेगा एंड ट्राई टू इंटिमिडेट द क्राउड, इंटिमिडेट द प्लेयर्स. उनने ये चीज स्पेसिफिकली बोली थी अपेरेंटली अल्ट्रास ने. तो आई थिंक स्पेसिफिकली अ टीम लाइक गैलाटासराय हु इज नोन फॉर दिस, तो दिस काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ 12th मैन उनकी टीम 100% डेफिनेटली.
एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी है देखने में, एंड काफी मतलब एज यू सेड कि ये चीज बहुत ही हार्डली हमने देखते हैं यूजुअली किसी भी यूसीएल मैच में, किसी भी नॉर्मल मैच में भी. बट कमिंग टू द मैच, आई थिंक स्टार्ट यूनाइटेड ने अच्छा किया था. लाइक थोड़ा एक जो फर्स्ट हाफ में मुझे एक चीज अच्छी लगी फ्रॉम यूनाइटेड वाज वेदर दे वर इन पोजीशन और आउट ऑफ पोजीशन थोड़े काम लग रहे थे. लाइक दे वर नॉट रशिंग थिंग्स. गोल नहीं आ रहा तो ठीक है, तुरंत बस इधर उधर बॉल फेंक दिया, नहीं बॉल फेंक दिया कहीं और फेंक दी, फिर चिल्ला रहे हैं आपस में. आई थिंक वो देखने को नहीं मिला यूनाइटेड से. मतलब उतना इंटिमिडेट नहीं हो रहे थे सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करते हम यूनाइटेड से. आराम से बॉल पास कर रहे थे, एंड बॉल पास करने भी आई थिंक सेंटर बैक से काफी अच्छा रोल था इसमें, क्योंकि प्रेस रेजिस्टेंट थे सॉर्ट ऑफ. जब भी मैग्वायर के पास बॉल आ रही थी वो सिंपली बॉल पास कर रहा था. वेरी गुड गेम, आई थिंक बहुत अच्छा गेम था. सेम विद लिंडलॉफ, आई थिंक बॉल पासिंग में उसका गेम काफी अच्छा रहता है. आई थिंक इन जनरल यूनाइटेड ने काफी अच्छा स्टार्ट किया था. नॉट सेइंग कि गैलाटासराय का गंदा स्टार्ट था, क्योंकि आई थिंक इस मैच में गैलाटासराय के इट वाज नॉट मच अबाउट टैक्टिक्स, इट वाज जेन्युइनली अबाउट वाइब्स. कि क्राउड ने वो चिल्ला रही है और आप इतना चिल्ला रहे कि अगर आपका होम फैन बेस इतना ज्यादा चिल्लाता है आपके क्राउड में, तो आई थिंक जेन्युइनली हर प्लेयर के अंदर वो चीज होती है कि भागते रहो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है समहाउ. तो आई थिंक वो चीज काफी अच्छी प्ले कर रही थी उनके लिए, एंड काफी इंटेंसिटी हमें देखने को मिल रही थी फ्रॉम यूनाइटेड, सो फ्रॉम गैलाटासराय. सो आई थिंक काफी इवन मैच था, बट आई वाज रियली सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी कि मैन यूनाइटेड काफी काम लग रही थी. एंड इसी के चलते आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ चांसेस बने थे इन द फर्स्ट हाफ स्पेसिफिकली, आई थिंक दे वर मच बेटर फ्रॉम यूनाइटेड साइड. गैलाटासराय से कुछ खास चांसेस बन के नहीं आए थे. इनफैक्ट जो उनका गोल भी आया था उसको भी मतलब क्या ही बोलूं मैं, ना मास्टर क्लास थी उसमें एक टाइप की. एग्जैक्टली. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द गोल बाय गर्नाचो, जो कि 10 मिनट के आसपास आ गया था. एंड उसमें भी आई थिंक बिल्डअप काफी अच्छा था यूनाइटेड का, काफी अच्छी पासिंग देखने को मिली थी. इनफैक्ट जो असिस्ट था ब्रूनो फर्नांडिस का, वो भी काफी अच्छा पास उसने पिक करा था. एंड जो फिनिश गर्नाचो ने करी, फर्स्ट ऑफ ऑल वीक फुट से करी, एंड काफी टाइट एंगल पे करी थी उसने. सो गर्नाचो आई थिंक इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, एंड आई नो थोड़ा सून हो जाएगा ये बोलना इस टाइम पे, जो कि बहुत आराम से इंटिमिडेट नहीं होता क्राउड से. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, बट जब उसने गोल मारा था तो वो फिर से वो कर रहा था कालमा टाइप का, और वो चुप कर रहा था, तो ब्रूनो फर्नांडिस उसको वो करा था, हाथ पकड़ के रोका था, और क्राउड को ऐसे सॉरी बोल रहा था. नहीं, वो एंटनी था. नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस ने भी करा. अच्छा, ओके. एंटनी भी जाके ऐसे कर रहा था. हाँ. नहीं, ऐसे नहीं कर रहा था ब्रूनो फर्नांडिस, एंटनी ऐसे ही कर रहा था. अच्छा. जब गर्नाचो ऐसे एक्शन कर रहा था तो उसका हाथ ऐसे पकड़ के उसने नीचे करा था, और फिर क्राउड की तरफ देख के ऐसे इशारे कहता कि सॉरी, और तब तक गर्नाचो दोबारा करना शुरू हो गया था, तो उसने दोबारा रोका उसको पकड़ के, शर्ट पकड़ के. क्या कर रहा है. तो मतलब हम लोग कह रहे एक साइड पे कि इंटिमिडेटेड नहीं थे, पर थोड़ा डर तो होगा बैक ऑफ द हेड मुझे. हाँ, शायद बाकी प्लेयर्स में, बट आई थिंक स्पेसिफिकली गर्नाचो, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा वो सीन लगता है कि अगर कोई इतना छोटा बच्चा तो ऑब्वियसली इंटिमिडेट तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं अंदर कहीं ना कहीं होगा. अच्छा, इसके दो थ्योरीज है मेरे अकॉर्डिंगली. या तो यू आर सो नाइव एज अ चाइल्ड कि यू डोंट केयर, एक रीजन वो भी होता है, यू हैव नॉट सीन इनफ ऑफ फुटबॉल. तो आई थिंक प्रॉब्ली वो वाला सीन है. मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ही वांट्स टू बिकम लाइक रोनाल्डो अल्टीमेटली, तो काइंड ऑफ फेक करता रहता है इस चीज को कि नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आई एम दैट गाय, आई एम हिम. एंड वो करते करते, क्योंकि वो कहते हैं ना उस चीज को, क्या कहते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट. फेक इट टिल यू मेक इट तो है ही, बट कुछ उसको साइकोलॉजिकल टर्म भी है उसकी, कि आप खुद को वो चीज बार बार बोलते रहते हो अंदर ही अंदर, तो वो आप में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है आगे चल के. तो अगर ये चीज है एक्चुअली में, तो इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली उनके फेवर में ही काम कर रही है चीज. एंड गर्नाचो पिछले 2 मैच से तो ही हैज बीन वेरी गुड. बट वो जब भी ये सब करता है कुछ काम तो आता नहीं है. यूनाइटेड तो अल्टीमेटली हाँ कुछ काम नहीं आता, वो बात तो है. कोपेनहेगन में भी हुआ था. हाँ, कोपेनहेगन में भी होता. बट आई थिंक अर्ली साइंस फ्रॉम गर्नाचो काफी अच्छे थे. आई रिमेंबर उसने कोई क्रॉस भी डाला था हॉलैंड को, बट वो मिस हो गई थी जस्ट क्योंकि डिफेंडर ने आके ब्लॉक कर दिया था उसको. मतलब देयर इज नो वे कि रैशफोर्ड अब लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करे. डेफिनेटली देयर इज नो वे. एग्जैक्टली. एंड अगर हॉलैंड खेलने वाला है प्रीमियर लीग में रेगुलरली, तो द ओनली प्लेस फॉर रैशफोर्ड इज टू आइदर प्ले ऑन द राइट विंग, या फिर फॉर्मेशन ही चेंज करके 2 स्ट्राइकर की फॉर्मेशन खिलानी पड़े. और आई थिंक वो अनलाइकली है थोड़ा सा. राइट. तो मतलब गर्नाचो ने लिटरली उसका अभी करियर बहुत ज्यादा खा गया है वो रैशफोर्ड का. हाँ. बहुत पिवटल पॉइंट पे उसका करियर. एग्जैक्टली. एंड द थिंग इज कि इसके बाद भी यूनाइटेड थोड़े कंट्रोल में रख रही थी, थोड़ी काम थी. गैलाटासराय एज यूजुअल फैंस चिल्लाने लग गए थे काफी ज्यादा, तो वो भी पंप अप थे. फिर हम लोग देखते हैं एक गोल आता आउट ऑफ नोवेयर जस्ट 8 मिनट्स आफ्टर दैट. वो कुछ भी था भाई. दैट वाज जस्ट प्योर ब्रिलियंस भाई साहब. बॉल आई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो चीज थी कि उतनी स्पेस देनी नहीं चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर को, जो कि
आउटसाइड द बॉक्स गोल्स में काइंड ऑफ फोर्टे है उसका थोड़ा बहुत। मतलब आई एग्री विद दैट, बट इन ऑल फेयरनेस वो जितनी दूर से गोल मारा है, वो भी नियर पोस्ट पे, मतलब कायदे से वहां पे स्पेस देने के बाद भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वहां से वो शूट ले लेगा, मे बी पास दे देगा, बट जहां से उसने वो गोल मारा इट वाज एक्चुअली अब्सर्ड। हाँ राइट। एंड बट स्टिल आई थिंक कि उसके बाद से थोड़ा लेड बैक हो यूनाइटेड जब 2 गोल की लीड आ गई। एंड यहीं पे आई वुड स्टिल क्रिटिसाइज यूनाइटेड, क्योंकि आप अवे मैच में आए हो, आपने 2 गोल मार दिए, दैट्स ऑल राइट, बट किसी भी पॉइंट पे आपको ढीला पड़ना ही नहीं है। एंड आई थिंक कि मतलब हाँ थोड़ा पड़ गए थे, बट थोड़ा अंडरस्टैंडेबल थी वो चीज। मतलब मैं आउट एंड आउट कॉल आउट नहीं करूंगा कि नहीं इस वजह से ये लोग हार गए। आई थिंक एक इसका कॉन्ट्रास्टिंग चीज ये भी है जो कि मैंने भी नोटिस करी थी, विच वाज कि जब 2 गोल खा लिए थे ना, क्या किसी को ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड पक्का जीतेगी? हाँ वो तो है, नहीं लग रहा था ना। तो उसमें एक रीजन ये भी है कि गैलाटासराय के लोग हार नहीं मान रहे थे, और मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 मारे गोल या 3 मारे। आई थिंक दे वर इन अ मूड कि आज हम कम से कम 1 पॉइंट तो लेके जाने वाले, और रादर इन द एंड आई थिंक दे वुड बी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि वो मैच जीते नहीं, जिस तरीके से मैच खेला एंड तक गैलाटासराय ने। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग यूनाइटेड को वो कह सकते हैं कि थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए जो भी है, ऑल्दो आई डिड नॉट फील दैट मच कितना कुछ हुआ है, बट वो इन कॉन्ट्रास्ट इतना ज्यादा लग भी इसलिए रहा है क्योंकि दूसरे एंड से गैलाटासराय भी गिव अप नहीं कर रही थी, चढ़े हुए थे। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि इवन इन दीज अर्ली 15-20 मिनट्स जब इन लोगों ने 2 गोल मार दिए थे, ऐसा नहीं कि गैलाटासराय अपने रन्स नहीं बना रही थी बॉक्स की तरफ यूनाइटेड के। इट्स जस्ट दैट वो फाइनल थर्ड में लैक ऑफ क्लैरिटी थी, कुछ चीजें दे वर नॉट कमिंग टुगेदर फॉर अ गोल, वैसी चीजें हो पा रही थी। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड ने काइंड ऑफ 2 ब्रिलियंस मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस से 2 गोल मार दिए थे। तो ऐसा नहीं था कि गैलाटासराय कंप्लीटली आउट है अटैकिंगली इन ऑल दीस मिनट्स जब इन्होंने 2 गोल मार दिए थे यूनाइटेड ने। वो भी गेम में थे, बट थिंग्स हैड नॉट स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस जस्ट येट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट जहां से चीजें स्टार्ट हुई, जहां से ओनाना की मास्टर क्लास स्टार्ट होती है। जस्ट 10 मिनट्स आफ्टर दैट गोल एक फ्री किक मिलती है जिएक को। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दैट फ्री किक जो कि फाउल करा था ब्रूनो फर्नांडिस ने, जो कि करना पड़ गया था। आई रिमेंबर द कमेंटेटर सेइंग कि वो कुछ 50-60 यार्ड्स पीछे भागता हुआ आया था, एंड जब उसने फाउल करा उसके बाद वो तुरंत चिल्लाता है अमराबात और मैकटोमिने की कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो कई लोग ना बहुत ज्यादा गाली दे रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस को उस वाले पे। हाँ राइट, बट आई डोंट थिंक सो, मतलब वो बहुत इलॉजिकल लगा कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हो ब्रूनो फर्नांडिस को वो चीज। आई थिंक मैकटोमिने और अमराबात ने जो कॉम्प्लेसेंसी दिखाई है वहां पे, उससे लेजिट फाउल करते ही चिल्लाया उन पे, पॉइंट करते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पे, तुम लोग भागते हो क्यों नहीं आए यहाँ पे। जब आप डबल पिवट हो पीछे एंड यू बोथ काइंड ऑफ फिजिकल प्रेजेंस हो मिडफील्ड में, तो आपको आके फाउल पहले ही कर देना चाहिए था। अगर रोक भी नहीं पाया तो पहले ही फाउल कर देना चाहिए था। ब्रूनो फर्नांडिस ने भी फाउल तब किया जब उसे पता था कि ये बॉक्स के अंदर अब जा रहा है, इससे पहले मुझे रोकना ही रोकना है। उसको कार्ड भी मिला था ना, येलो कार्ड मिला था, तो वही ना उसको लेना पड़ गया कार्ड उनकी जगह पे। एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट गाय जो कि पूरे 90 मिनट खेलेगा, तो येलो कार्ड अगर जल्दी मिल जाए तो वो थोड़ा सा गेम को आपके सप्रेस करता ही है। इससे अच्छा उनमें से कोई लेता तो वो सब भी हो सकते थे बाद में, राइट। एंड आई थिंक जो लोग भी ब्लेम कर रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस को, बहुत थोड़ा इलॉजिकल लगा मुझे, बिकॉज अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो गेम का तो इट वाज नॉट रियली हिज फॉल्ट। बट हाँ प्लीज, बट व्हाट अबाउट द फ्री किक? जो फ्री किक होती है भाई, फ्री किक के बारे में मैं ये जरूर कहूंगा, पहली बात तो जिएक ने जो चीज प्लान करी थी वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करी, तो क्रेडिट जिएक को तो जाता ही है। एंड ऑल्सो दो इकार्डी और एक और था ना बंदा वॉल पे भाग गए थे, वॉल से भाग गए थे, तो उन्होंने जो प्लान बनाया था उन्होंने अपने एंड से पूरा परफेक्टली एग्जीक्यूट करा, तो यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। बट उस प्लान को डबल सक्सेसफुल कर दिया ओनाना ने, भाई मिस्टर ओनाना ने। मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, मैं कीपर नहीं हूं, पर मैंने इतना फुटबॉल खेला भी और देखा भी कि एक कॉमन सेंस समझ में आता है। जब आपने सामने वॉल लगाई हुई है अपनी टीम की, उस वॉल लगाने का पर्पस क्या है? कि वो गोल का एक सेक्शन ब्लॉक कर दें, राइट। तो आप एज कीपर कहां खड़े होगे? वहां पे जहां पे वॉल नहीं है। तो भाई तुम वॉल के पीछे क्यों आ रहे थे? एग्जैक्टली। आई रिमेंबर जब वो उन्होंने पीछे से कैमरा एंगल दिखाया था जहां पे ओनाना खड़ा था, तो बॉल वाज नॉट इवन विजिबल कि बॉल आएगी कहां से, उसे पता ही नहीं था। वो बस खड़ा हुआ था बीच में, तो उसे पता ही नहीं चला कि बॉल आई कब। एंड इसीलिए ही आई थिंक कि वो थोड़ा गलत पड़ भी गया उसके लिए, क्योंकि अगर उसे पता होता बॉल कहां से आ रही, अगर वो देख पाता कब शूट ले रहा आदमी, तो वो समझ जाता। बट द पॉइंट इज कि वो बॉल आ रही थी, फिर वो इस तरफ डाइव करता है, फिर उसे पता चलता नहीं थोड़ी इस साइड आ रही है, और वो उतने टाइम में गोल हो जाता है। सो आई थिंक बहुत ही ज्यादा गंदी पोजीशनिंग थी यहाँ पे ओनाना से। अगर थोड़ी सी बेटर पोजीशनिंग होती तो ये गोल बहुत आराम से रुक जाता। पता है, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग ओपिनियन सुना ओनाना के ऊपर। मैं वो देख रहा था, ESPN का जो शो आता है, मैं वही देखा था टाइम पास के लिए भी। एंड उसमें एक एक्स फुटबॉलर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का, मतलब बहुत फेमस क्रेडिटेड जर्नलिस्ट भी है उस शो पे। गंजा है? नहीं। अच्छा, ओके।
तो वो शायद वो इंग्लिश फुटबॉल ही कवर करता है उनके लिए। अच्छा ओके। और उसका ओपिनियन ये था, सिर्फ उसी ने बोली थी ये चीज पूरी शो में, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आई एम नॉट अग्रीइंग और डिसएग्रीइंग विद इट, जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू टू ऐड इन दिस पॉडकास्ट, कि बेसिकली ही थिंक्स ओनाना जो है ना वो जबरदस्ती का हॉलीवुड सेव करने के लिए जा रहा है। ओके। इन द सेंस कि देखो ओनाना थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का है, ये सबको पता है, एंड उसको ये भी पता है कि उसने काफी गलतियां कर दी सीजन ऑलरेडी। तो जस्ट टू प्रूव टू एवरीबडी एंड शो कि नहीं भाई आई कैन डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, वो सिंपल सेव्स को भी ना थोड़ा जबरदस्ती में डिफिकल्ट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे हम लोग क्रिकेट में नहीं कहते कि जैसे विराट कोहली ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि आप जो मैं मेहनत करता हूँ, फिटनेस करता हूँ, जितने भी भागता हूँ, जो भी प्रैक्टिस करता हूँ, वो क्यों होती है? जब मैं कोई कैच पकड़ने जा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ने में और एक बहुत ही अच्छा ग्रेट अटेम्प्ट होने में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क होता है। तो मैं वो उस 1 सेकंड को कवर करने के लिए फिटनेस करता हूँ कि मैं इतना तेज हो पाऊं कि मैं 1 एक्स्ट्रा सेकंड जल्दी पहुंच जाऊं और वो कैच मेरे हाथों में आराम से आ जाए, रादर दैन कि मुझे दूर से डाइव मारनी पड़े और मेरे हाथ पे लग के छिटक जाए और लोग कहें व्हाट अ ग्रेट अटेम्प्ट। तो मुझे ग्रेट अटेम्प्ट नहीं चाहिए, मुझे वो कैच पकड़ के दूसरे को आउट करना। आई थिंक ओनाना का इस व्हाट ही मेंट वाज एन एनालॉजी टू दिस ओनली, कि भाई जो चीज आप सिंपली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, उसमें आप इधर मूव करके फिर दोबारा मतलब लेफ्ट साइड मूव करके दोबारा राइट साइड आई मारो, डिफिकल्ट दिखाना चाह रहे हो अपने आप को, जस्ट टू शो कि भाई आई कैन डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स टू द क्राउड। It does not help your case, and that is the dumbest thing that you could do, because जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो stick to the basics. Right. What do you think about this? But I think काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Now I'm not sure कि ये चीज एक्चुअली ओनाना ट्राई कर रहा है नहीं कर रहा, बट वही बात है कि अगर ऐसी चीज आ भी रही दिमाग में तो इट इज वेरी स्टूपिड। मतलब मतलब ऑन द लुक्स ऑफ इट एक आदमी ऐसा इंटरप्रेट कर सकता है, अब वो कर रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा सोच सकता है। एग्जैक्टली। बट आई थिंक जब वो गोल आ गया था अल्टीमेटली, उसके बाद से जो आखिरी के 10-15 मिनट थे, आई थिंक दैट वाज कंप्लीट गैलाटासराय, क्योंकि उस टाइम पे यूनाइटेड के शोल्डर्स एकदम से थोड़े डाउन हुए थे एंड क्राउड भी पगला गई थी एकदम से। तो आई थिंक अटैक आफ्टर अटैक देखने को मिल रहा था हमें फ्रॉम गैलाटासराय साइड। इनफैक्ट आई थिंक जस्ट बिफोर द हाफ टाइम एंडेड एक इकार्डी का ऑफसाइड गोल भी आ गया था, वो भी जस्ट ऑफसाइड था। तो आई थिंक वो इससे लाइक वी कैन अंडरस्टैंड कि गैलाटासराय कितना ज्यादा अटैक करने लग गई थी। अच्छा, उसके ऊपर मैंने ट्विटर पे देखा काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ओके कि वो ऑफसाइड नहीं था एक्चुअली में, अगर आप ध्यान से नहीं था, ऑफसाइड तो था। नहीं, वो तो टेक्नोलॉजी दिखा, लोग फिर भी कह रहे हैं अच्छा वो कि टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है, दिख रहा है साफ साफ आंखों से कि नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब भाई टेक्नोलॉजी लाया तो कुछ सोच के लाया, तो जो भी टेक्नोलॉजी कह रही है चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके अगेंस्ट हो, ये हम क्रिकेट में भी कहते हैं, फुटबॉल में भी कह रहे हैं चीज, आई थिंक जस्ट एक्सेप्ट इट। आई थिंक वंस अगेन वो बेवकूफ वाला लॉजिक है। मतलब आंखों से क्या दिख रहा है भाई? आंखों से क्या दिख रहा है? टेक्नोलॉजी नोज बेटर एंड देयर इज अ रीजन व्हाई टेक्नोलॉजी इज देयर। वो अलग अलग एंगल से आप देख के आपको लग सकता है कि नहीं ऑफसाइड नहीं था, है कि नहीं है, but your eyes watching on a TV, they are only so good. Exactly. They are not going to be better than technology. तो फायदा नहीं है उससे। But now coming on to the second half, I think यहाँ पे एक और एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि एटमॉस्फेयर was still intact, क्योंकि यूजुअली हाफ टाइम के बाद 100%. लोग थोड़ा शांत होने लग जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, बट एटमॉस्फेयर was still intact. एंड स्टिल आई थिंक यूनाइटेड की तरफ से काफी अच्छा फुटबॉल देखने को मिला इन द स्टार्टिंग 15 समथिंग मिनट्स, जहां पर वो एक गोल भी ले आते हैं। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड गोल, क्योंकि इतने टाइम बाद एंटनी की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो उससे रन बनाई थी बिफोर लेइंग ऑफ द पास टू वैन-बिसाका ऑन द राइट विंग। आई थिंक दैट वाज गुड बॉल कैरिंग फ्रॉम हिम, एंड बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि एंटनी का कुछ कंट्रीब्यूशन आया इन द गेम, क्योंकि उससे पहले भी आई थिंक कुछ गंदा नहीं किया था एंटनी ने, पर कुछ अच्छा भी नहीं कर दिया था। मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस नहीं थी। एग्जैक्टली। एंड वैन-बिसाका क्रॉस डालता है, फिर वो एक लो बॉल डालता है, और वहां पे अगेन गोल्स मारने के लिए आई थिंक यूनाइटेड मैकटोमिने से बस यही चाहती है कि वो एक थर्ड मैन रन्स निकाले बेसिकली बॉक्स के अंदर, एंड वो वही निकालता है। इट वाज अ वेरी गुड फिनिश ऑब्वियसली। उसके बाद 2-1 की लीड 3-1 की लीड होती है, एंड 2-1 की लीड, पहले 2-0 की लीड थी, फिर उन्हें एक गोल खा गए, फिर 3-1 की लीड हो गई, उसके बाद ये लोग अल्टीमेटली 2 और गोल खा जाते हैं। एंड एट 3-1 आई काइंड ऑफ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या अब कहीं सही में तो यूनाइटेड नहीं जीत जाएगी। मुझे भी लग रहा था एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था, एंड देन ओनाना ने मेरे सारे डाउट्स दोबारा क्लियर कर दिए। राइट, बट बिफोर दैट आई थिंक कुछ सब्स्टिट्यूशंस हुए थे जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग थे। 57 मिनट पे कोबी मेनो वाज इन फॉर आमराबाद। आई डोंट थिंक ही हैड अ गुड गेम, अगेन अ वेरी पुअर डिस्प्ले फ्रॉम हिम, एंड आई थिंक अगेन वही पता चल रहा है कि क्यों
जो लोग कह रहे थे कि नहीं अमराबाद ले लो। आई कांट बिलीव हाउ सो मेनी पीपल वर कन्विंस्ड कि अमराबाद को बारसा आना चाहिए या फिर किसी बड़े क्लब में जाना चाहिए। नेक्स्ट बुस्केट्स, मतलब एग्जैक्ट भाई लिटरली एक वर्ल्ड हर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं एक बंदा ऐसे निकल के आता है और वो बाद में फेड अवे कर जाता है। लोग कितना कैरी अवे हो जाते हैं हाइप से, इट इज फैसिनेटिंग। एंड मार्शल भी आ जाता है हॉलैंड की जगह। आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट चॉइस क्योंकि हॉलैंड जस्ट इंजरी से वापस आया था। उसके बाद लेट्स कम टू द सेकंड गोल, जो कि फिर से एक और फ्री किक से आता है। इस टाइम पे जियक जो है वो डायरेक्ट फ्री किक लेने भी नहीं जा रहा था, वो काइंड ऑफ क्रॉस डालने जा रहा था अंदर। क्रॉस डालता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड वहां पे अगेन एक गोल हो जाता है। आई थिंक ये गोल सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग गोल था फॉर ओनाना। फर्स्ट गोल पे आप तब भी थोड़ा कह सकते हो नहीं, पोजीशनिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब ही मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिमसेल्फ। हाँ राइट। सेकंड में जब आपके हाथ में बॉल आ चुकी है और उसके बाद आप फंबल करके गोल जाने दे रहे हो, दैट इज लेजेंड वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग सीन्स दैट यू कुड क्रिएट एज अ गोलकीपर। तो अगेन ओनाना ने, अगेन मैंने ये चीज बोली भी थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, हमने डाली थी ये चीज कि ओनाना ने सिंगल हैंडेडली यूसीएल होप्स जो है खत्म कर दिया यूनाइटेड। बिल्कुल 100%। जिस टाइप के गोल उसने कंसीड किए अगेंस्ट कोपेनहेगन, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगेंस्ट अब नाउ गैलाटासराय, 3 जो टीम्स थी आपकी, ऐसे ऐसे गोल्स करें जो कि रेगुलर सेव्स होते हैं गोलकीपर्स के लिए। तुम्हें पता है यूनाइटेड के शायद इस ग्रुप में, जो कौन सा ग्रुप है इनका, ए है ना, इसमें सबसे ज्यादा गोल्स हैं यूनाइटेड के। राइट। और फिर भी उनका जीडी सबसे गंदा है। राइट। क्योंकि उन्होंने 14 गोल कंसीड करे हैं। जिस ग्रुप में बायर्न म्यूनिख जैसी टीम है उसमें आप सबसे ज्यादा गोल्स मार रहे हो, पहली बात तो यार कुछ भी कह लो, यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू द अटैकर्स। एंड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि शायद उनके 6-7 गोल्स जो है वो अवे गेम्स में आया। क्रेजी, बहुत बड़ी बात है, क्रेजी। राइट। हाँ, क्योंकि कोपेनहेगन में 3 आ गए थे, इसमें भी 3 आ गए, 6 तो ऐसे ही हो गए। अब बायर्न म्यूनिख से देखते हैं क्या होता है। नहीं, बायर्न म्यूनिख का तो हो गया 3 आए थे, कोपेनहेगन में शायद 1 आया था और अब 3 फिर से आ गए। नहीं, कोपेनहेगन में भी 4-3 हारे ना, वो अवे गेम था। अच्छा वो भी अवे गेम था। 9 गोल, राइट, हर मैच में 3-3 गोल मारे भाई, क्रेजी यार। तो एग्जैक्टली यार, मतलब यू कैन नॉट क्वेश्चन द अटैकर्स देयर, इट इज जस्ट द डिफेंसिव ड्यूटीज एंड पर्टिकुलरली ओनाना, जिसने क्वाइट राइटली सेड सिंगल हैंडेडली हरवाई दिया है भाई यूनाइटेड को। एंड हरवाई भी इस तरीके से कि पॉसिबली यूरोप में ही नहीं होंगे, फॉरगेट यूरोपा आल्सो। राइट। एंड उसके बाद ही 10 मिनट बाद फिर से एक और गोल आता है, वो भी उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस। बट यहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जाएगा ओनाना को, क्योंकि इतनी दूर से शूट ली, अगेन बहुत अच्छी शूट थी एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द स्ट्राइकर जिसने गोल मारा अल्टीमेटली। नियर पोस्ट नहीं कवर करा हुआ। हाँ भाई, आई थिंक काफी दूर से था। हाँ, शॉट तेज था बट आई थिंक रुक सकता था। इट वाज नॉट लाइक कि अनस्टॉपेबल चीज मार दी थी उसने। आई थिंक बाय दैट टाइम हिज कॉन्फिडेंस वाज डेड। हाँ, पर कुछ इतना डेड भाई साहब कि अब या मतलब क्राउड इतनी इंटिमिडेटिंग और आपने ऐसी 2 हरकतें कर दी हाँ हीरो बनने के चक्कर में, तो इससे ज्यादा बड़ा हिट क्या ही लेगा आपके कॉन्फिडेंस पे। और उसके बाद एज यू सेड कि 3-3 हो जाता है। बट द पॉइंट इज वहां पे भी गेम खत्म नहीं हुआ था। यूनाइटेड के पास लेजिट 2-3 और अच्छे चांसेस आए थे जो कि इजीली कन्वर्ट हो सकते थे। एक ब्रूनो ने पोस्ट पे मार दिया था, वो तो भाई साहब वो अगेन बहुत ही बैंगर गोल होता। बट आई थिंक जो 2 और चांसेस आए थे वो पाइस्त्री के पास है जब वो बाद में सब्स्टिट्यूट हो गया था। यहाँ पे भी आई थिंक एक क्रिटिसिज्म जाएगा टेन हैग को, गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट करके पाइस्त्री लाता है वो ऑन द लेफ्ट विंग। पाइस्त्री इज नेचुरली अ राइट विंगर। एंटनी ने ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं कर दिया था जो आप उसको नहीं हटाते, एंड गर्नाचो वाज क्लियरली और बेस्ट फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं वो चीज जरूर बोलूंगा जो हम डिस्कस करने वाले थे, लिंडलॉफ कब सब्स्टिट्यूट हुआ था, डू यू रिमेंबर एग्जैक्टली अराउंड किस टाइम पे हुआ? लिंडलॉफ सब्स्टिट्यूट कहाँ हुआ था? नहीं हुआ था ना? नहीं। तो बेसिकली जो लोग कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए थे फॉर वरान इन प्लेस ऑफ अपना लिंडलॉफ, ये लोग कब एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, सेकंड राउंड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं? आई थिंक फर्स्ट राउंड में एक्सपेक्ट नहीं, आई थिंक फर्स्ट राउंड में सॉरी सेकंड राउंड में एक्सेप्ट, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो आई थिंक 60th मिनट के आसपास हुए थे। 3-1 जीत रहे थे ना उस टाइम पे, तो आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ जरूरत थी भी नहीं उस टाइम पे। तो सेकंड राउंड में कब करोगे आप सब्स्टिट्यूट? सेकंड राउंड कब हुआ था? सेकंड राउंड हुआ था अपना 78th मिनट के आसपास। तो तब तक तो 3-2 चल रहा था गेम। 3-2 नहीं, 3 ऑल हो चुका था। 3 ऑल तो आई थिंक 80th मिनट के आसपास हुआ है ना? नहीं हो गया था। तो अब 3 ऑल जब हो चुका है तब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट होने वाला है? आई थिंक डिफेंसिव की बात नहीं थी, द पॉइंट इज कि वो लोग अटैक करने जा रहे थे उस टाइम पे, एंड उनके जो अटैकर्स थे, जो तीनों अटैकर्स थे उनके, वो काफी अच्छा काउंटर अटैक कर रहे थे। नहीं, माय पॉइंट इज कि अगर आप ये कह रहे हो मुझे कि लिंडेलॉफ की जगह पे मैं वरान लेके आऊं जिसके वजह से मेरा 5 में से 1 सब्स्टिट्यूशन वेस्ट हो रहा है, वेस्ट क्यों? क्योंकि 3 ऑल चल रहा है उस टाइम पे और आपके लिए
आपके लिए मस्ट विन गेम है भाई ये, अगर आपको यूरोप में रहना है तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि आप एक डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट करो? उस टाइम पे आप ऑपोजिशन को आउटस्कोर करने के मेंटालिटी पे हो, डिफेंड करने के मेंटालिटी पे नहीं हो अपने टोटल को। अच्छा, बाय डिफेंसिव सॉल्यूशन यू मीन कि डिफेंडर को सब्स्टिट्यूट करना? हाँ, अच्छा, ओके ओके, मतलब कि डिफेंडर फॉर डिफेंडर आ गया ना, लिंडरलॉफ गया, वराना आ गया, तो हाउ डज इट मेक सेंस जब आपको 3 ऑल और आपको एक विनर चाहिए तो? राइट, ये तो वही बात हो गई ना, अभी कुछ टाइम पहले किसी मैच में टेन हैग ने ऐसा करा था, हॉलैंड को निकाल के कोई डिफेंसिव वो ले आया था, राइट, तो तब उसको गाली पड़ रही थी, अब वो नहीं करा तब इसको गाली पड़ रही है। आई थिंक दैट वाज आल्सो अनदर अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ टेन हैग। नहीं, आई थिंक मेजर पॉइंट वाज कि इन लोगों ने 4 ही सब्स्टिट्यूट करे थे अल्टीमेटली, सो एक सब्स्टिट्यूट वेस्ट चला गया अल्टीमेटली, कुछ करा नहीं उसका, तो आई थिंक वहां पे वो लोग भाई तो मतलब ये उल्टा ही करे जा रहा है टेन हैग तो यार, मैं थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो, और मतलब आइडियली इन माय ओपिनियन अगर वो पांचवा भी यूज करता तो इट शुड हैव बीन एन अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन, बट अगर ये था कि अटैकिंग और करना ही नहीं है और अगर एक सब्स्टिट्यूशन बचा तो हाँ फिर शायद ये सोच सकता था ये। राइट, बट एज आई सेड पाइस्टी के दो कुछ बहुत ही अच्छे चांसेस आए थे बॉक्स के अंदर, लेजेंड वो 1v1 चांस आया था एक उसके बाद, जो कि कीपर ने बहुत अच्छा सेव कर लिया अल्टीमेटली, बट आई थिंक दैट कुड हैव बीन कन्वर्टेड। वेरी ऑनेस्टली बाय द एंड ऑफ I would say the 70th minute, assume as soon as the second goal came for Galatasaray, ऐसा नहीं है जैसे कि तुमने कहा कि यूनाइटेड के पास चांसेस नहीं आ रहे थे, हाँ, बट आई वुड ऑल्सो से कि काफी एंड टू एंड गेम चल रहा था, ऐसा नहीं है कि गैलाटासराय के पास भी चांसेस नहीं थे, और जो आखिरी के 10 मिनट में भी जो तुमने कहा कि यूनाइटेड हैड सम चांसेस, गैलाटासराय आल्सो हैड चांसेस, तो ऐसा नहीं है कि गैलाटासराय एकदम बैक फुट पे चली गई थी, व्हिच इज व्हाई आई सेड कि दे वुड बी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि वो जीत के नहीं गए, जो मोमेंटम उनके पास आ गया था दूसरे गोल के पास। सेकेंडली आई थिंक यूनाइटेड वर क्वाइट लकी, क्योंकि उन्हें पीएसजी की वजह से हेल्प मिल गई। पीएसजी कैसे हेल्प मिल गई? हाँ, मतलब जो पेनल्टी जो दी गई है पीएसजी वाले मैच में न्यूकासल के अगेंस्ट, आई थिंक उसके चक्कर में ना रेफरीज को थोड़ा सा वो करा गया। ओके, कि ये पता पॉइंट एकदम ही अंधे होके मत दो, वो उस जो वार में बैठा था उस टाइम पे उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो भी गलत है इन माय ओपिनियन, वो भी मैं बात बताऊंगा, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल सेट हुआ है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, तो लोग आई थिंक इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे कि जस्ट बिकॉज हाथ पे लग रही तो ऐसे मत पेनल्टी दे देना, कॉन्टेक्स्ट है ना, वरना यूनाइटेड भी पेनल्टी कंसीड कर सकती थी 1-2 ओकेजन्स पे। ओके, क्योंकि अगर न्यूकासल वाली पेनल्टी है तो क्लियरली कम से उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्लियरली कम से कम 1-2 पेनल्टीज यूनाइटेड ने भी कंसीड मिल नहीं सकती थी, कंसीड करनी चाहिए थी। अच्छा, ओके, गैलाटासराय को मिलनी चाहिए थी पेनल्टीज। तो अगर कल पीएसजी वाला गेम नहीं हुआ होता, आई एम प्रीटी श्योर गैलाटासराय को यहाँ पे एटलीस्ट एक पेनल्टी मिल जाती एटलीस्ट। व्हाई ऐसे वीआर वाला जो सिचुएशन था वो गलत था, आई थिंक इट इज अ होल अनदर डिस्कशन प्रोबब्ली फॉर अनदर पॉडकास्ट। राइट, टू सम इट अप इन अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस, वीआर का काम है रेफरी को बोलना कि एक बार आप मॉनिटर पे आके चेक कर लो, रेफरी का डिसीजन है कि उसको अपना ऑन फील्ड डिसीजन ओवरटर्न करना है कि नहीं, तो आप वीआर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आई थिंक इट वाज वेरी रॉन्ग और उसको स्केपगोट बनाया गया उस बंदे को जो वीआर का ऑफिशियल था, उस रेफरी को तो हाँ, आई थिंक उस रेफरी को सस्पेंड करना चाहिए था पहले से, बट हाँ, we'll talk about it some other day। बट इसी के साथ यूनाइटेड अल्टीमेटली ड्रॉ कर जाती है यहाँ पे मैच। जो टेबल होगा उसको हम लोग एंड में बात करेंगे, बट एक दो जो क्विकली स्टार्ट्स बताऊं मैं आपको। यूनाइटेड हैव कंसीडर्ड 14 गोल्स इन जस्ट 5 यूसीएल गेम्स दिस सीजन, दैट इज द मोस्ट, नहीं ओनली एंटवर्प हैज कंसीडर्ड मोर, सो एंटवर्प भी एक टीम है जिसने ज्यादा कंसीड करे गोल्स। फिर अल्टीमेटली दे कैन ओनली क्वालिफाई नाउ अगर बायर्न से लोग नेक्स्ट मैच जीत जाते हैं और कोपेनहेगन और गैलाटासराय का जो मैच है लास्ट मैच वो ड्रॉ हो जाता है। एंड देन यूनाइटेड हैव ड्रॉप्ड 8 पॉइंट्स फ्रॉम विनिंग पोजीशंस इन यूसीएल दिस सीजन। ओ भाई, 8 पॉइंट इजीली क्वालिफाई करते हैं लोग, बट लोगों ने अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। ट्रू, बट नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, जो कि रियल मैड्रिड और नापोली का मैच था। एंड अगेन इतने इंटरेस्टिंग मैच के बाद हमें ये मैच देखने को मिला है जो कि लग रहा था कुछ है शायद गेम के अंदर, बट अल्टीमेटली रियल मैड्रिड ने वो चीज खत्म कर दी, मेंटालिटी दिखा दी। राइट, नापोली वाज अगेन गोइंग विद द 4-3। ओसीमन यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा था, ये थोड़ी सरप्राइजिंग चीज थी, बट शायद वो इंजरी से अभी आया था 1-2 मैचेस पहले, तो शायद उसको थोड़ा रेस्ट दिया गया था यहाँ पे। मैड्रिड अगेन विद द 4-3-1-2 के साथ गई थी। लूरेन खेल रहा था, कार्वाहल खेल रहा था, रूडिगर खेल रहा था, एल्बा खेल रहा था, मेंडी खेल रहा था, सो फ्रैन गार्सिया कोई चांस नहीं है इस टाइम पे। वाल्वर्दे, सेबायोस और क्रूज, लोग कहेंगे मॉड्रिच क्यों नहीं खिला पाए, मॉड्रिच को एक थाई इंजरी हो रखी है, तो वो मिड दिसंबर के आसपास तक वापस आएगा, इसलिए। एंड बेलिंगम खेल रहा था, आगे रॉड्रिगो खेलता है और ब्राहीम डियाज खेलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि क्यों अभी भी मेंडी को स्टार्ट करा रहे हैं, ब्राहीम डियाज को क्यों नहीं करा रहे हैं? ब्राहीम डियाज नहीं, सॉरी फ्रैन गार्सिया, राइट। मेरे लिए तो वही है, मतलब मैं तो हर पॉडकास्ट में रोता हूँ, इसलिए मैंने 1-2 पॉडकास्ट से इसी बार मैं रोना बंद कर दिया। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली फ्रैन गार्सिया को स्टार्ट करना चाहिए,
मेंडी को शायद इसलिए वो स्टार्ट करा रहा है क्योंकि ही हैज मोर एक्सपीरियंस इस टाइम पे। हाउ वाज मेंडी इन योर ओपिनियन इन दिस गेम? बैड। मतलब आप मेंडी से एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो गेम के अंदर, बहुत वन डायमेंशनल प्लेयर है वो, जब बॉल आएगी तो बैक पास कर देगा और बस प्रे करो कि वो गलती ना कर दे इस चीज में भी, क्योंकि थोड़ा क्लमजी है मेंडी। फ्रैन गार्सिया आई थिंक शुड इजीली स्टार्ट अबव हिम, क्योंकि आप उसे लेके ही इसलिए आए हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ही इज द फ्यूचर ऑफ रियल मैड्रिड। मेंडी आपका अगले सीजन से नहीं होगा यहाँ पे, फ्रैन गार्सिया इज द फ्यूचर। सो अच्छा ही है अगर आप उसको अभी से थोड़ा गेम टाइम देना स्टार्ट कर दो, एंड इट्स नॉट लाइक उससे कुछ बहुत गलत चीज कर दी इस सीजन में। बिल्कुल। तो आई थिंक वो एंसेलोटी का ही सीन है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स को थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट दिखाता है, एंड इसलिए इवन आई डोंट एग्री विद हिम। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग था कि होजेलू को स्टार्ट नहीं दिया गया, विच आई थिंक अल्टीमेटली प्रूव कर भी दिया उसने कि क्यों सही चीज है। बट यहाँ से गेम पे आते हैं, आई थिंक अगेन अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम बोथ द टीम्स। कोई भी टीम आउट एंड आउट डोमिनेट नहीं कर रही थी ये मैच। नापोली भी अटैक कर रही थी, मैड्रिड भी अटैक कर रही थी, बट एक अर्ली ऑन गोल देखने को मिलता है हमें विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। सिमियोने खेल रहा था अपना ओसीमैन की जगह, उसकी तरफ से गोल आता है एंड क्वारात्स्केलिया एक क्रॉस डालता है फ्रॉम द लेफ्ट विंग आउटसाइड द फुट से, एंड वहां पे एल्बनी सॉरी कौन था राइट विंग पे, बेलिंगम के ऊपर से क्रॉस जाता है एंड एक बंदा राइट हैंड साइड से बॉल अंदर डालता है बहुत क्लोजली। एल्बा क्लियर नहीं कर पाता उस बॉल को एंड ओसीमैन गोल मार देता, टैप इन था उसके लिए बहुत इजी। डू यू थिंक एल्बा इज टू बी ब्लेम्ड? नहीं आई थिंक एल्बा की गलती नहीं थी उसमें। मतलब जिस तरीके से तुमने बोला है भाई ऐसा लग रहा था कि सुन के कि भाई क्या ही कर दिया, बट बहुत डिफिकल्ट था, तो इट्स नॉट। आई थिंक इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ ब्लेम करने को था नहीं। इनफैक्ट एल्बा ने असिस्ट बहुत तगड़ा दिया बाद में। हाँ बाद में, राइट। एंड बेलिंगम का भी लोग कहेंगे कि वो क्यों नहीं हेडर जीत पाया, वो भागते हुए आ रहा था पीछे से, बहुत डिफिकल्ट थी। आई थिंक ये ब्रिलियंस थी नेपोली की, इसमें मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा रियल मैड्रिड को। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टिपिकल मैड्रिड मेंटालिटी, क्योंकि 9th मिनट पे गोल आता है और 10th मिनट पे तुरंत नेक्स्ट अटैक पे इनफैक्ट रियल मैड्रिड गोल मार देती है। वो मैड्रिड क्या, वो रोड्रिगो था भाई, वो तो अलग ही। वो भी हाँ वैसे लाइक एकदम सोलो टाइप का गोल था वो भी, लेफ्ट हैंड साइड पे गोल मारा है भाई। हाँ लाइक लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, टिपिकल जो फिंगर्स होते हैं जो कट इन करते हैं अंदर और फिर एक कर्लर मार देते हैं। काफी अच्छा गोल था एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी फॉर रोड्रिगो, क्योंकि मैं ही वो बंदा था जो स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से उसे गाली दे रहा था। एंड पिछले कुछ मैचेस से एटलीस्ट ही इज काइंड ऑफ शोइंग कि उसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे वो सुपर सब होके खेलता था वैसे ही वो स्टार्ट होकर खेल रहा है। आई थिंक इस मैच में बहुत ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंस था रोड्रिगो का ओवरऑल। एंड यहाँ से एक गोल आ जाता है मैड्रिड का, वापस बैक ऑन लेवल टर्म्स, एंड आई थिंक वहां से गेम थोड़ा सा स्लो हो गया टेम्पो, क्योंकि मैड्रिड भी आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि वो लोग जीत जाएंगे मैच। आई थिंक मैं इस चीज को और ज्यादा एलैबोरेट करूंगा इस पे एज द गेम प्रोग्रेसेस एंड वी टॉक मोर अबाउट दिस, बट इट इज आल्सो क्रेजी क्या कि कैसे दे आर सो अश्योर्ड मैड्रिड ना। राइट। मतलब इट्स लाइक पहले से भाई किसी पंडित जी से वो लिखवा के आए कि तुम्हें जीतना है, वो भविष्यवाणी सही होने वाली है। राइट। वो मजाक नहीं है भाई। इवन एज अ बार्सा फैन यू हैव टू अप्रिशिएट कि इतना अश्योर्ड कॉन्फिडेंस कहां से आता है, स्पेशली राइट नाउ, क्योंकि हम बार्सा को देख रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज में। एंड मैड्रिड की जितना स्क्वाड डिप्लीटेड है भाई, तुम किसी भी और टीम को ले लो, अगर ऐसी हालत में होंगे तो वो हर वक्त ये सोच रहे होंगे कि यार स्क्वाड भी डिप्लीटेड हो रही है, अभी हमने गोल भी कंसीड कर लिया, लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं चल रहा। ऐसे नैरेटिव बन जाते हैं लोगों के दिमाग में। बट इतने सारे केओस के बीच में भी अगर आप इतना काम हो और आपको पता है कि कोई बात नहीं यार ये सब तो होता ही रहेगा, हमें जीतना फिर भी है, वो गारंटीड है, वो चीज कांस्टेंट है। आई थिंक वो मेंटालिटी वो आई डोंट थिंक किसी के पास भी है वो। एग्जैक्टली, लाइक जेन्युइनली किसी भी क्लब के पास नहीं इस टाइम पे। एंड उसके 5-6 मिनट बाद ही एज वी सेड थोड़ा रिलैक्स थी मैड्रिड, उसी चलते हम लोग देखते हैं एक बहुत अच्छा गोल आता है। आलेबा का भी वो जो क्रॉस दिया उसने अल्टीमेटली, लाइक इस मैच में स्पेसिफिकली कुछ ब्लेम करने को है नहीं आलेबा को, अल्टीमेटली उसने अच्छी चीज ही करके दिखा दिया। राइट। बहुत दूर से एकदम सेंटर बैक वाली पोजीशन से वो क्रॉस डालता है, वो भी एकदम कर्ल होके अंदर आती है, एंड बेलिंगम बहुत अच्छी रन भी बनाता है। आई थिंक रोनाल्डो एस रन थी वो थोड़ी, क्योंकि वो मार देता रोनाल्डो। हाँ वो भी हेडर भी अच्छा मार देता है, एंड वहां से ऑब्वियसली लीड ले लेते हम लोग। एंड आई रिमेंबर उस टाइम हम लोग बात कर रहे थे, मैंने यही चीज कही थी कि भाई बोरिंग हो जाएगा यार, ये चीज की प्रॉब्लम मुझे लग रही थी। एंड आई थिंक उसके बाद का जो फर्स्ट हाफ था वो बहुत बोरिंग था, क्योंकि मैड्रिड वाज वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स कि उन्होंने 2-1 लीड ले लिया, बहुत आराम से वो लोग बॉल चला रहे थे, नापोली बहुत बॉल ले नहीं पा रही थी, तो आई थिंक बहुत बोरिंग गेम हो गया था उस टाइम पे। बट फिर सेकेंड हाफ आता है, एंड सेकेंड हाफ में अगेन हमें कुछ होप्स दिखती है कि यार गेम शायद इंटरेस्टिंग हो जाए, जहां पे ओसीमैन सबसे पहले सब्स्टिट्यूट हो जाता है अंदर ना उस सिमियोने की जगह, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि सिमियोने ने गोल मारा था तो मे बी सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, बट शायद ओसीमैन की क्वालिटी इतनी है, प्लस 1 गोल बिहाइंड थे, तो लोगों ने सोचा कि ओसीमैन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ यहाँ पे जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, आई थिंक फर्स्ट अटैक पे ही नापोली का एक गोल आता है,
एंड बहुत टाइट एंगल से एक फिनिश करता है, राइट लाइक पहले शूट मारता है, फिर डिफ्लेक्ट होकर वापस उसके साथ आती है, एंड फिर एक बहुत टाइट एंगल से वो गोल मार देता है एंगीसा. आई थिंक उसमें भी देयर इज नॉट मच टू ब्लेम रियल मैड्रिड को भी. वो दैट वाज जस्ट वन ऑफ दोस गोल्स जो कि उसने इतनी फैल के मार दी इतनी तेजी से, और वो गोल भी चला गया somehow. मतलब यू कुड आल्सो आर्ग्यू द सेम इन दैट वे कि रोड्रिगो ने जो गोल मारा या फिर एलाबा ने जो असिस्ट दिया वो भी यू कांट रियली ब्लेम. हाँ राइट. आई थिंक डिफेंसिवली इट वाज नॉट लाइक कि नापोली बहुत गंदा खेल रही थी या रियल मैड्रिड बहुत गंदा खेल रही थी. गोल काफी अच्छे आए थे यहाँ पे. एंड वही बात है कि उसके बाद गेम ही इतना धीरे हो गया कि दूसरी टीम को चांस ही नहीं मिला इतना अटैक करने का. तो डिफेंसिवली मैं बहुत ज्यादा कुछ ब्लेम करूंगा नहीं यहाँ पे. राइट. एंड यहाँ पे गोल आता है नापोली का. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैड्रिड तुरंत थोड़ा स्विच ऑन होती है. लाइक अब शायद मुझे लग रहा था कि जितना पहले गोल जब उन्हें खाया जब 1-1 हो चुका, तो उसके बाद जो मैं कह रहा था कि उन्हें पता था कि लोग जीत जाएंगे, आई थिंक इसके बाद थोड़ा सा एक तुरंत शिफ्ट देखने को मिला था, स्विच ऑन देखने को मिला था. थोड़ा फास्ट खेलने लग गए थे. नापोली की तरफ से भी टेम्पो थोड़ा तेज हो गया था, थोड़ा फिजिकल गेम हो गया था. इसलिए मुझे लगता है कि लाइक मैड्रिड वो जेन्युइनली लुकिंग कि अब हमें तुरंत गेम सील करना है इसको. मतलब ये भी इट इज ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ माई प्रेस कि पता होना कि कब, एक तो वो है कि हमें पता है हम जीतेंगे इसीलिए आप आराम से खेल सकते हो, बट नोइंग ऑल्सो व्हेन टू स्विच इट ऑन और कब स्विच ऑफ भी करना है. कि मतलब डूइंग जस्ट द नीडफुल, उससे ज्यादा 1% भी ज्यादा एफर्ट नहीं डालना. राइट. जितना जरूरत है उतना नहीं डालो सिर्फ. हाँ. वो भी एक एफिशिएंसी का लेवल अलग ही है. एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है लोग शायद इसको वैल्यू नहीं करते इतना. इट इज वन ऑफ दोज रेयर रीजंस व्हाई इतनी डिप्लीटेड स्क्वाड के साथ भी लोग इतना लंबा चला लेते हैं. राइट. ऐसा तो नहीं है कि मैड्रिड में कोई अलग से जड़ी बूटी दी जा रही है खाने में या फिर कोई अलग ही लेवल की ट्रेनिंग हो रही है. ऐसा कैसे कि ये लोग डिप्लीटेड स्क्वाड के साथ भी हर साल इतना लंबा ले जाते हैं हर प्लेयर को. बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट बहुत तगड़ी है. दे नो, एक तो वो एक अनपैरेलल्ड कॉन्फिडेंस है दिल में कि हमें जीतना तो है ही, तो उसके वजह से आदमी ज्यादा क्योटिक होता भी नहीं फील्ड पे. और दूसरी बात ये कि उसके साथ ही साथ आपको पता है कि कब आपको स्विच ऑन करना है, कब इंटेंसिटी बढ़ानी है, और जैसे ही उसका रिजल्ट मिल जाए तुरंत ऑफ कर दो. बोरिंग लग रहा है देखने में, लगने दो, पर हमें तो लंबा खेलना है ना, पूरा सीजन खेलना है. राइट. तो नॉट केयरिंग अबाउट एस्थेटिक्स, जस्ट अबाउट द रिजल्ट, दैट इज की टू हैविंग सम लॉन्जेविटी विद द डिप्लीटेड स्क्वाड. राइट. एंड आई थिंक इसके बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे होजेलू वापस अंदर आ जाता है एंड सिबायोस को बाहर कर देते हैं, मे बी बिकॉज वो भी अभी इंजरी से ही वापस आया. एंड इसके बाद आई थिंक एक प्रॉपर 4-4-2 फॉर्मेशन बन गई थी. ऑल्सो ब्राहीम डियाज को कुछ क्रैम्प्स होने लग गए थे. होपफुली वो क्रैम्प्स ही रहेंगे, कुछ ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं होगी. उसकी जगह आता है निको पाज, जो कि वेरी प्राउडली हमारी अकेडमी का प्लेयर है. मैड्रिड में यूजुअली आपको देखने को मिलती नहीं है चीज कि आपका अकेडमी प्लेयर आके खेल रहा है. निको पाज आता है, बाय द वे ही इज अर्जेंटाइन. ओके. तो ये अच्छी चीज है. एंड उसके बाद आई थिंक एक प्रॉपर 4-4-2 फॉर्मेशन बन गई थी जहां पे होजेलू और रॉड्रिगो अप फ्रंट थे. एंड उसके बाद बेलिंगम और अपना निको पास ये थोड़ा विंग्स देख रहे थे, वाल्वर्दे और क्रूज बीच में थे. तो आई थिंक प्रॉपर 4-4-2 फॉर्मेशन बन गई थी वहां पे. एंड निको पास के आने के बाद आई थिंक गेम थोड़ा चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ कि फिजिकल थोड़ा ज्यादा हो गया. निको पास, वाल्वर्दे, बेलिंगम, ये 4 मिडफील्डर्स में से 3 ऐसे जो कि वर्क रेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत ज्यादा एंड थोड़ी फिजिकलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सिर्फ क्रूज वाज अलाउड दैट रोल जो कि पीछे से गेम चला सकता है अपना आराम से, जो कि अच्छी चीज है. आई थिंक उसमें एक्सेल करता है वो, वेरी डिजर्व्ड रोल उसका. हाउ डू यू थिंक ही परफॉर्म्ड इन दिस गेम? तो आई थिंक अच्छा था. ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत गंदा था. डिफेंसिवली नहीं अच्छा था. आई थिंक क्रूज का ना गेम समझना, लाइक हम लोग एक बहुत नॉर्मल मिडफील्डर को जैसे जज करते हैं, आई थिंक वैसे क्रूज को नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली क्योंकि उसकी एज भी थोड़ी ज्यादा है, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, 32-33 का है. आई थिंक उसका रोल बहुत डिफरेंट है इसमें. लाइक वो डिफेंसिव ड्यूटीज बहुत ज्यादा है नहीं उसके पास, तो उसका गेम हमें स्पेसिफिकली उन टर्म्स पे जज करना चाहिए जो रोल एक्चुअली उसको दिया गया, विच इज आपको गेम कंट्रोल करना है, टेम्पो कंट्रोल करना है, पासेस निकालने पीछे से, डीप लाइन प्ले मेकर सॉर्ट ऑफ आपको बनना है. आई थिंक उसमें क्रूज बहुत अच्छा है. एंड निको पास के आते ही कुछ मिनट में उसका एक गोल आता है, जो कि क्या गोल था भाई साहब. एंड उसको भी वैसे उसके बाद उससे पूछा गया इस गोल के बारे में, और उसने कहा कि मैंने बस देखा और शॉट ले लिया, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे अंदर चली गई. एंड आई वाज सो एक्साइटेड एंड उसने ब्ला ब्ला ऐसी चीजें बोली हैं. बट वो गोल एक्चुअली काफी अच्छा था. फर्स्ट ऑफ ऑल वो गोल मारने से पहले एक फेक करता है जिसमें वैसे बॉल के आगे ऐसे पैर रखता है तो डिफेंडर थोड़ा झूल जाता है, उसके बाद वो अंदर आता है. फिर एक शूट आता है लेफ्ट लेग से, वो भी नियर पोस्ट पे होती है. तो आई थिंक ऑल्दो आई थिंक वो गोल रुक सकता था. इफ आई आस्क यू,
इन चारों गोल में से तुम्हारा फेवरेट गोल कौन सा था? भाई थोड़ा बायस्ड होगा पर निको पास का था। नॉट रोड्रिगो? नहीं, ओके। रोड्रिगो से एक्सपेक्ट करते हैं हम ये चीजें। बायस निको किस पास- चीज का? भाई अकेडमी प्लेयर होता है ना, तो थोड़ा एक वो बायस आता है ना कि भाई अच्छा भाई, तुम्हारी अकेडमी है ना? अकेडमी मेरी अकेडमी का प्लेयर है, बच्चा हमारा है। हाँ, तो आई थिंक अच्छा लगा वो चीज देख के। प्रॉब्लम है इसकी, वो मिडफील्डर है, हाँ। तो जो भी मिडफील्डर यहाँ पे गोल मारता है मुझे उसके ये लगता है भाई आप स्टार्टिंग में तो जगह बना ही नहीं सकते अगले 10 साल तक। तो क्यों? भाई अब स्टैक्ड है मिडफील्ड इस टाइम पे। मतलब अच्छा, Valverde- मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो? मुझे हाँ, लगा इन जनरल कह रहे हो फुटबॉल में कोई नहीं midfielder। नहीं, ये मैड्रिड में तो मुझे जेन्युइनली बहुत गंदा लगता है कोई मिडफील्डर अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ। सेबायोस इज आल्सो वेरी गुड मिडफील्डर, पर वो बेचारा चांस ही नहीं बना सकता यहाँ पे क्योंकि एकदम स्टैग्ड मिडफील्ड है। तो थोड़ी सैड पॉइंट है, बट यहाँ से हम 3-0 की लीड ले लेते हैं। आई थिंक आफ्टर दैट इट वाज अ जोक। 3-2 3-2 की लीड लेते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट वाज अ जोक, क्योंकि नापोली भी थोड़ी हार मान चुकी थी। आई थिंक बहुत ज्यादा चांसेस बने उनकी तरफ से, ऊपर से एंड में आता था हमने एक और गोल ठोक दिया भाई। वो भी एकदम रैंडम था, मतलब 3-2 आराम से जीते रहे, एक और गोल आ गया। 4-2 अब देख के लग ही नहीं रहा मैच मुश्किल भी था एक टाइम पे। तो मैड्रिड के मैचेस यूजुअली ऐसे होते हैं। एंड बाय द वे गोल भी अपना बेलिंगम ने मारा था। हाँ, बेलिंगम ने मारा था। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला उसे अल्टीमेटली, एंड आई थिंक डिजर्व्ड था क्योंकि दो ओवरऑल गोल आ गए कंट्रीब्यूशन भाई। बहुत अच्छा था उसका, 2 गोल भी आ गए अल्टीमेटली। मतलब अवार्ड ऑन बेलिंगम आल्सो। डू यू थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ? राइट नाउ या फिर इट इज समवन बिटवीन मे बी हालैंड या ग्रीजमैन? और कौन हो सकता है? विनीशियस तो भी खेल नहीं विनीशियस रहा। तो नहीं है, हालैंड, ग्रीजमैन और कौन है कॉन्वर्सेशन में? एम्बापे। एम्बापे तो नहीं है कॉन्वर्सेशन में, हाँ, लेट्स वैसे बी नहीं ऑनेस्ट। है। हाँ, राइट। मेसी रोनाल्डो मतलब यूरोप में नहीं है तो यूरोप उनकी में बात नहीं नहीं है। करेंगे। यूरोप हाँ। के पे स्टिक करते हैं, टॉप 5 लीग्स में। नहीं, आई थिंक बेलिंगम प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि बहुत कंसिस्टेंटली उसने परफॉर्म करा है, एंड आई थिंक इस टाइम पे सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी शायद बेलिंगम के पास ही है। बट आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो शाउट होगा ग्रीजमैन भी होगा। बहुत अंडररेटेड सीजन जा रहा है उसका, पिछला सीजन भी गया था। ऑल्दो उसका गोल असिस्ट का एग्रीगेट शायद 14 कुछ का ही है इस नहीं, सीजन। 14 का आई थिंक ग्रीजमैन का रोल बहुत डिफरेंट है। हाँ। बेलिंगम इज अलाउड टू हैव दैट रोल, जो आगे जा सकता है, गोल भी मारना अलाउड है आपको। ऑल द बहुत बड़ी बात उसमें भी है क्योंकि वो पीछे भी आता है, वर्करेट भी प्रोवाइड करता है। ग्रीजमैन एंड का बिसाइड्स आई थिंक गोल असिस्ट इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, राइट। बेस्ट प्लेयर की बात चल रही, बेस्ट स्कोरर की बात नहीं चल रही। हाँ, एंड ग्रीजमैन का रोल आई थिंक in general is very pivotal to what Atletico Madrid is doing this season, which is also very fabulous. जिस तरीके से लोग जीत रहे 3-3-1 3-3 गोल मार के, ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे Atletico Madrid से। So I think Griezmann is also very underrated shout. Haaland थोड़ा इनकंसिस्टेंसी देखी उसके सीजन, although I do think ultimately वो आ ही जाएगा अपने लेवल पे, but even if he does, मतलब isn't he a goal scorer strictly? मतलब हाँ, कह सकते हैं बेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं, मे बी वी कैन से मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। प्लेयर, हाँ, राइट। ऑल्सो दैट इज आल्सो वेरी, मतलब वो वही मेसी रोनाल्डो वाले ओरिजिन्स पे चली जाएगी बात की, कंप्लीट का मतलब क्या होता है। एंड अभी एक चीज मैंने ऑन अ लाइटर नोट नोटिस करी थी कि जितने भी रोनाल्डो फैंस थे जो कि हालैंड के लिए कहते थे कि रॉब हुआ है, सबने दुबई डोर में रोनाल्डो को वोट करा है, हालैंड के कुछ 7-8% वोट्स हैं। अरे कुछ वो सीन है पता है। ऐसे मीम्स बन रहे कि अब क्या हुआ रॉब शाउट्स को, नहीं, दुबई डोर का विनिंग सीजन का क्या हुआ अब? दुबई डोर का इतना फनी सीन है, मेसी फैंस जान के रोनाल्डो के लिए वोट कर रहे हैं ताकि इसको जिताओ ये वोट, फिर इसको ट्रोल किया जाएगा। तो दुबई डोर भी बड़ा फनी सीन चलता है दुबई डोर में, बहुत एंटरटेनिंग अवार्ड्स होते हैं वो। लाइक कोई सोच सकता है कि मेसी फैंस जान के वोट देंगे रोनाल्डो को ताकि उन्हें पता है कि ये ट्रोल होगा फिर बाद में। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट हाँ, बेलिंगम का ये सीन है भाई साहब, एंड आई थिंक इसी के साथ 4-2 जीत जाती है। बहुत आसान विन लग रही है। आई थिंक नापोली से थोड़ी और फाइट दिखती तो शायद इंटरेस्टिंग हो जाता, बट मे बी आई थिंक आई रिमेंबर कमेंटेटर्स भी टाइम पे कह रहे थे कि इस टाइम पर दोनों टीम्स को देख के लग रहा है कि वो खुश है कि वो लोग कहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। ऑल्सो माइंड यू, नापोली सेकंड आएगी, they will be, you know, a pain in the backside for all those teams that are topping and are not that good. हाँ, राइट। जैसे कि बार्सिलोना अभी दिख रही है, मान लो PSG होती है जो कि भी उतने फॉर्म में नहीं है लेकिन हाँ बाय चांस टॉप पे फिनिश कर रहे हैं। अगर उनको राउंड ऑफ 16 में नापोली मिल जाती है ऑफ ऑल द ओपोनेंट्स, दे वुड नॉट बी हैप्पी। आई वुड नॉट बी हैप्पी अगर मुझे नापोली मिलती है एज अ बार्सा फैन। तो नापोली शायद वो वाला गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो सकता है अंडरडॉग गेम वापस खेलने में। बट जो बाकी मैचेस होते हैं एक बार उन पे बात करते हैं। सेविया जो है वो 2-3 PSV से हार जाती है। सेविया इस टाइम पे लास्ट अपने ग्रुप में, मतलब अवार्ड ऑन दिस गेम आल्सो बिकॉज़ इसका भी हमने देखा था 2-0 जीत रही थी
सेविया, रामोस ने गोल आ गोल गया मारा। था, हाँ। कोई ऐसा कुछ है ना, ओल्डेस्ट स्पेन प्लेयर टू स्कोर इन द यूसीएल, ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाया शायद। लाइक आई डोंट नो अबाउट दैट, बट वो उसमें आ गया कि यूसीएल में एक डिफेंडर के जितने गोल्स हैं, ही इज टाइड विद रोबर्टो कार्लोस एंड जेरार्ड पीके नाउ। 16 गोल्स हैं शायद यूसीएल में। मोस्ट हाँ। जेरार्ड पीके इतने। राइट, मैं भी थोड़ा शौक था। ओ भाई, तो बट कहाँ 2-0 जीत रहे थे ये लोग, और फिर एक गोल आता है इनका पीएसवी का। 80 मिनट के बाद 2 गोल आते हैं लास्ट में एकदम, एक 80th मिनट के आसपास आता है और फिर एक इंजरी टाइम में आता है लास्ट में। और इट इज जेन्युइनली, और वो घर पे हारी है सेविया बाय द वे। मतलब ऐसा लगता है कि रैमोस जैसा बंदा जो कि एक मेंटालिटी मॉन्स्टर है सपोजिटली, मतलब है भी, वो कैसे इस टीम में आके इतना टैंक कर रहे हैं। मतलब उसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है टीम के ऊपर। मुझे लगता है कि अब वो लास्ट जान के आ रहे हैं। अब मतलब वो तो जोक्स की बात हुई, बट पता नहीं भाई मुझे, अगर बार बार ये लोग कैसे फिनिश कर जाते हैं यूरोपा लीग में हमेशा। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे जानबूझ के कर रहे हैं, बट क्योंकि लालिगा में भी कुछ बहुत खास नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा भी नहीं कि लालिगा में टॉप 4 में आ रहे हो तो अलग बात होती। बिकॉज इट इज जेन्युइनली फैसिनेटिंग टू सी कि रैमोस जैसा बंदा, जो कि उसकी इतनी रिच हिस्ट्री भी रही है सेविया के साथ, खुद ही पर्सनल हिस्ट्री, वो क्लब में वापस आ रहा है एंड ही इज हैविंग टू सी ऑल ऑफ दिस, कि वो ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट होने वाला है। पीएसजी के साथ एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 तक जा रहा था वो। एक अलग ही कहानी चल रही है, एंड जिस तरीके से बॉटल करा है, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट बॉटल जॉब्स आई हैव सीन इन दिस राउंड ऑफ मैच डेज, अपार्ट फ्रॉम यूनाइटेड ऑफ कोर्स। बट हाँ, कंटिन्यू। बट जो उनका नेक्स्ट मैच है वो उनका लेंस से है। लेंस इस टाइम पे 3rd पे बैठी है उनके ग्रुप में। सो 3rd और 4th के बीच में मैच है, एंड बेसिकली जो भी जीत जाएगा वो अल्टीमेटली पहुंच जाएगा, जो वो अल्टीमेटली यूरोपा लीग के लिए पहुंच जाएगा। लेंस अगर जीत जाती है तो वो 2nd स्पॉट के लिए भी कंटेंशन में है, बट सेविया भी लास्ट पे बाय द वे। हाँ, जीडी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो शायद 3rd पे फिनिश करेंगे। बट आई थिंक लास्ट मैच वो लोग जीत जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि अब कंफर्टेबली टॉप पे, डेफिनेटली आराम से, बहुत आराम से टॉप पे। तो आई थिंक लेंस को अगला मैच जीत जाएंगे, क्योंकि यूरोपा लीग इज ऑन द लाइन, एंड ये लोग जीते तो यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद बायर्न और कोपेनहेगन का मैच होता है, जो कि ड्रॉ हो जाता है। कोपेनहेगन इस टाइम पे 2nd पे आ चुकी है ग्रुप में, अबव गैलाटासराय, अबव मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बायर्न म्यूनिख ने जानबूझ के करा क्या, ताकि यूनाइटेड का ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाए बाहर होने का। हो सकता है। एक तो कोपेनहेगन और गैलाटासराय का जो अपना आपस में मैच है, दैट इज आल्सो ऑल टू प्ले फॉर। जो जीता वो पहुंच जाएगा आगे। जीडी भी एक का ही डिफरेंस है उनका, एक का -1 है, एक का -2 है, सो नॉट मच डिफरेंस। तो आई थिंक ऑल टू प्ले फॉर इन द मैच डे 6 अल्टीमेटली, व्हिच इज व्हाई आई थिंक बहुत टफ है कि गैलाटासराय और कोपेनहेगन का गेम ड्रॉ हो जाए। डेफिनेटली बहुत टफ है ये चीज, एंड मोस्ट लाइकली इट इज कंफर्म कि यूनाइटेड बाहर हो जाएगी। हाँ। एक मैंने एक रील देखी थी, एक मीम था, उसमें एक ऐसी एक बंदा है, वो पानी पी रहा है हंसते हंसते, और उसमें ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है, टू ऑल द यूनाइटेड फैंस हु थिंक कि बायर्न विल बी प्लेइंग अ सबपार टीम बिकॉज इट डज नॉट रियली मैटर, एज अ बार्सा फैन आई हैव न्यूज़ फॉर यू। तो बढ़िया था वो भी भाई। राइट। उसके बाद आर्सेनल जीत जाती है 6-0 लेंस से, बहुत तगड़ी उनकी विक्ट्री होती है। यहाँ पे हैवर्ट्स भी 2 गोल मार देता है, ही इज आल्सो लुकिंग बैक इन फॉर्म, सो गुड थिंग्स फॉर आर्सेनल, वी विल प्रोबब्ली सी देम इन द राउंड ऑफ 16 नाउ। ब्रागा का मैच होता है यूनियन बर्लिन से, 1-1 हो जाता है उनका, डजंट मैटर। रियल मैड्रिड और नापोली इधर में दोनों ही क्वालिफाई करने वाले हैं। बेनफिका और इंटर का मैच अपेरेंटली बहुत तगड़ा हुआ था, 3-3 एंड करता है। जो मारियो, जिनको नहीं पता, पोर्चुगल की तरफ से एक स्ट्राइकर है, वो स्ट्राइकर कम अटैकिंग मिडफील्डर ऐसे टाइप का थोड़ा रोल है उसका, वो हैट्रिक मार देता है। सो इंटर भी कितना भी कह ले, दे आर क्वाइट शेकी राइट नाउ, क्योंकि कौन से पोजीशन पे अभी वो, लाइक आ तो फर्स्ट ही रहे अल्टीमेटली, बट द फैक्ट इज कि बेनफिका से अल्टीमेटली इतना तगड़ा ड्रॉ होना आफ्टर बेनफिका, क्योंकि बेनफिका ने भी गोंसालो रामोस लूज करा इस टाइम पे अभी। पर बेनफिका इज नॉट अ जोक, पीएसजी को पिछले जोक सेकंड नहीं है, हाँ, बट डिमारिया भी है बाय द वे। हाँ, मतलब दे आर नॉट अ जोक राइट नाउ, बट आई थिंक आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम इंटर मिलान, स्पेशली क्योंकि यूसीएल फाइनलिस्ट थे लास्ट सीजन। एंड फाइनली सोसेड और साल्जबर्ग का मैच 0-0 हो जाता है, डजंट मैटर, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इसका। एंड इसी के साथ यूसीएल मैचेस खत्म होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीक था हमारा ये वाला, एंड बहुत मजा आएगा एक फाइनल वीक कवर करने में, क्योंकि काफी मैचेस जो है वो एकदम ऑन द लाइन है, एकदम फाइनल मैच डे पे जो जीता वो क्वालिफाई कर जाएगा। सेविया का हम लोग कह सकते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होगा, वो आई थिंक बेस्ट मैच तो इधर में मैनचेस्टर यूनाइटेड का ही होना है। हाँ, कुछ भी हो जाए, सबसे ज्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम। एग्जैक्टली, बट गैलाटासराय और कोपेनहेगन का मैच भी काफी अच्छा होगा, स्पेशली इफ यू वांट टू सी गुड एटमॉस्फेयर्स। एंड जस्ट टू टॉप इट ऑफ इन अ मिनट और सो वेरी क्विकली, फिर से वही क्वेश्चन रहेगा आफ्टर एवरी मैच डे, बेस्ट टीम कौन सी लग रही है, वर्स्ट टीम अमंग्स द टॉप क्लब्स कौन सी लग रही है, एंड क्या लग रहा है, मतलब हु आर द फेवरेट्स राइट नाउ? टॉप क्लब्स में से आई थिंक बेस्ट टीम इस टाइम पे इट वुड बी आइदर मैनचेस्टर सिटी
और रियल मैड्रिड, क्योंकि टॉप क्लास में भी सरप्राइजिंग कि रियल मैड्रिड का प्रोग्रेशन कैसा रहा आ है। गया, हाँ, स्टार्टिंग के मैचेस हम लोग बोलते भी नहीं थे, हाँ, स्लोली दे आर क्लाइंबिंग अप आई थिंक द मेन पॉइंट इज कि दे आर विनिंग एंड कन्विंसिंगली एंड जब स्कोर लाइन बहुत टाइट भी हो रही है तब भी अगर आप मैच देख रहे हो तो आपको पता है कि जीत जाएंगे, राइट। एंड किस तरीके से खेल रहे थे, हाँ। तब दे न्यू कि दे वुड विन। मैनचेस्टर सिटी में स्टॉप पे बस इसलिए रखूंगा क्योंकि बहुत तगड़ी विंग्स आई है उनकी, मतलब मोस्टली सबसे ज्यादा कन्विंसिंग वही रहे हैं, प्लस अल्टीमेटली लास्ट गेम में भी उन्होंने कम बैक कर दिया, सो दे हैव काइंड ऑफ शोन दैट साइड ऑफ देमसेल्व्स एज वेल। प्लस यार आई थिंक कि जो लोग भी सिटी को कह रहे हैं कि पिछले सीजन जैसी बात नहीं लग रही है, फिर ऐसा ही लग रहा, वो यूजुअली जनवरी के बाद ही पीक करना शुरू करते हैं। लास्ट सीजन भी प्रीमियर लीग में टॉप पे नहीं थे, वो फर्स्ट नहीं थे जनवरी तक। नहीं, एंड इधर वे आई वुड से कि वो ट्रेबल विनिंग सीजन था, तो वो आई वुड नॉट से कि मैनचेस्टर सिटी एकदम उसी लेवल पे आपको रेप्लिकेट करके दिखाएगी हर सीजन। नहीं तो सी ट्रॉफीज आए ना आए, ट्रेबल दोबारा जीते ना जीते वो अलग बात है, बट आप परफॉर्मेंस उस लेवल की रेप्लिकेट कर सकते हो। एंड आई थिंक वो चीज जनवरी के बाद दिखना शुरू होगा हमें। अब प्लस इस बस इंजरीज भी बहुत है मेन प्लेयर्स को, पिछले साल इतनी नहीं थी, तो वो भी अकाउंट में रखना जरूरी है। और उसके बावजूद वो हर मैच इतना कन्विंसिंगली जीत रहे हैं, तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आप जो भी कह लो, दे हैव व्हाट इट टेक्स टू बी द बेस्ट टीम। आई थिंक इस टाइम पे सिटी बेस्ट होगी एंड अ वेरी क्लोज सेकंड रियल मैड्रिड, क्योंकि वो भी किसी भी तरह जीत जा ही रहे मैचेस। बारसा वेयर डू दे स्टैंड? भाई बारसा का आई एम वेरी कंफ्यूज राइट नाउ कि उनको आर दे डूइंग गुड और आर दे डूइंग बैड, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंसेस थी इनकी पोर्तो के अगेंस्ट, आई थिंक थोड़े शेकी लग रहे हैं ये लोग, एंड दे काइंड ऑफ नीड टू फिगर आउट, एंड आई डोंट ट्रस्ट Xavi in UCL वेरी फ्रैंकली, सो दे काइंड ऑफ नीड टू फिगर थिंग्स आउट कि कैसे इनको आगे प्लान करना है, क्योंकि राउंड ऑफ 16 में आपको टफ टीम्स मिलनी स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली। एंड राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो जाओगे तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है नहीं आज सच। तो बारसा के लिए एटलीस्ट क्वार्टर्स हमें आना चाहिए। हाँ राइट। तो आई थिंक बारसा को अभी मैं उतना हाई प्लेस नहीं करूंगा, बट वर्स्ट तो भाई अपनी वही होनी है, यूनाइटेड। और कोई टीम है जो उसको कंपटीशन दे सकती है बॉटम? आई डोंट थिंक इस टाइम पे कोई भी टीम है। मैं सेविया को भी क्या ही बोलूं, तो लीग में भी गंदा कर रहा है, एंड यूनाइटेड ने इतनी साइनिंग्स करी है, इतना सब करो, उसके बाद ऐसा खेल रहे हैं। यूरोप में ही नहीं है भाई वो, तो उसके उनके लिए क्या बोले इस टाइम पे। एंड अगर यूरोपा में आती हुई तो सेविया तोड़ देगी। राइट। तो यूनाइटेड का तो टाइटल इंटैक्ट है भाई नीचे वाले पोजीशंस पे, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी देम परफॉर्म अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। बहुत मजा आएगा, आई थिंक वो गेम मेरा फेवरेट होगा नेक्स्ट उसके लिए। बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट, बिकॉज यहाँ पे भी काफी इमोशनल टॉपिक्स होने वाले हैं, काफी इंटेंस टॉपिक्स होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो टूर होने वाला है, उसकी स्क्वाड आ चुकी है। तो अगर इफ यू वुड अनाउंस द स्क्वाड हर फॉर्मेट की, एंड देन वी कैन रिएक्ट एंड एनालाइज कि क्या सही क्या गलत है। सो सबसे पहले टेस्ट स्क्वाड की बात करते हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा वापस आ गए हैं कप्तानी करने के लिए, फिर शुभमन गिल आते हैं, यशस्वी जायसवाल भी हैं, विराट कोहली भी है, श्रेयस अय्यर भी है, ऋतुराज गायकवाड़ है, ईशान किशन हमारे विकेट कीपर है, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग में है, रची कह रहा हूं भाई साहब, रविचंद्रन अश्विन आ चुके हैं अश्विन वापस आ चुका है, जडेजा है, शार्दुल ठाकुर है, सिराज है, मुकेश कुमार है, मोहम्मद शामी है, जसप्रीत बुमराह हमारे वाइस कैप्टन है, राइट, एंड प्रसिद्ध कृष्णा है। हाँ, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, इंटरेस्टिंग चीज है ये। मतलब अगर मैं देखूं स्क्वाड में और कौन हो सकता था वाइस कैप्टन इस वक्त, बिकॉज अपना अजिंक्य रहाणे नहीं है यहाँ पे। केएल राहुल हो सकता था, केएल राहुल प्रॉब्ली हो सकता था, बट इज ही अ परमानेंट फिक्सचर हिमसेल्फ? अच्छा, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि कबीर अश्विन को क्यों नहीं बनाया गया वाइस कैप्टन? मुझे लगता है वो कैप्टन मटेरियल है पर्सन। नहीं मतलब कैप्टन तो है ही, बट आई थिंक चलो कैप्टन आपने सो कॉल्ड नहीं, वैसे बिग नेम्स को दे दिया, रोहित शर्मा को दे दिया, विराट कोहली को दे दिया, अश्विन कभी कैसे नहीं बना वाइस कैप्टन, स्पेशली इन द टेस्ट फॉर्मेट? आई फेल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ही इज अ बॉलर। बट बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि लाइमलाइट नहीं मिलती इसलिए। एंड जो बंदे की पोजीशन खुद ही फिक्स नहीं है टीम में, डिस्पाइट बीइंग द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ दिस जनरेशन, वो वाइस कैप्टन कैसे बनेगा? राइट। तो आई थिंक बहुत अनफेयर सीन है वो, एंड मतलब वही है कि इवन इफ आई पुट असाइड माय बायस एंड एवरीथिंग, जो बंदा क्रिकेट फॉलो करता है, जिसने अश्विन को क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करते हुए भी सुना है, बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस हो जाती है वाइस कैप्टन के लिए वो। बट वही है ना, वो डायनामिक्स कह लो टीम के वैसे है, कुछ है कि ही हैज नेवर गॉट दैट प्रेफरेंस समहाउ। जसप्रीत बुमराह ने इन द एब्सेंस ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा कप्तानी करी हुई है पहले टेस्ट मैचेस में, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड टू सी जसप्रीत बुमराह बीइंग द वाइस कैप्टन हियर। एक जो मैं बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, श्रेयस अय्यर पहली बात तो इज इन द स्क्वाड। बीजीटी में हमने देखा था ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, एंड साउथ अफ्रीका में जितनी बाउंसी विकेट्स होने वाली है शायद ही कहीं पूरे वर्ल्ड में होती है। आई थिंक काफी बड़ा टेस्ट है श्रेयस अय्यर का ये, कि वो टेस्ट मैच में इन साउथ अफ्रीका परफॉर्म करके थे, गिवन उसकी शॉर्ट बॉल के जो भी कंसर्न्स हैं। राइट।
ऑल्दो हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूव देखा उसको वर्ल्ड कप में, बट आई स्टिल थिंक कि साउथ अफ्रीका में नहीं ओडीआई फॉर्मेट में बात अच्छा, करनी अलग है okay. और टेस्ट में अलग है, बिकॉज मैं इजीली बताता हूँ, ओडीआई में अगर आपने ओवर में एक पुल मार दिया, चौका मार दिया एक, अब आप 5 बॉलर डॉट भी खेल सकते हो और 6ठी बॉल पे सिंगल ले लो, 5 रन आ गए आपके आराम से। टेस्ट मैच में बॉलर पता क्या कहेगा, अरे वाह श्रेयस अय्यर बड़ा अच्छा शॉट मारते हो, ये लो एक और बाउंसर, ये चलता रहेगा। राइट। श्रेयस अय्यर 10 पुल के चौके मारेगा ना, तो भी 11वीं बॉल बाउंसर डाल सकता है बंदा अपनी। एंड ऑफ कोर्स तुम कहोगे रूल होता है एक बाउंसर 2 बाउंसर का, बाय दैट आई मीन ना शॉर्ट पिच डिलीवरी जो कि छाती के पास आ रही हो। बेसिकली क्या है कि वो एक डीप स्क्वायर लेग भी नहीं रखेगा, एक वो डीप मिड विकेट भी नहीं रखेगा, एक मुंह के नीचे यहाँ पे बैठा देगा शॉर्ट लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट ले लेगा और कहेगा अब तू पुल मार के दिखा कितने मारेगा, मारता रहे भाई, तू 10 मार मुझे, मैं 40 रन खा लूंगा 10 बॉल पे, लेकिन 11वीं पे आउट कर दूंगा। बेसिकली टेस्ट मैच में पेशेंस का बहुत ज्यादा स्कोप है, विच इज वाई बैट्समैन के लिए टफेस्ट फॉर्मेट होता है इवन फॉर द बॉलर्स। बट वाई टेस्ट मैचेस आर द मोस्ट बैलेंस्ड फॉर्मेट फॉर बिटवीन द बैट्समैन एंड द बॉलर्स, क्यों है ऐसा? बिकॉज टाइम का एस्पेक्ट कट चुका है, टाइम की डायमेंशन कट चुकी है। ओडीआईज में टाइम इन द सेंस इतनी ही ओवर फिक्स्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप इतने टाइम लिमिट में आपको मैक्सिमाइज करने अपने रन्स। जब टाइम नहीं है ना, आप कितने रन मारोगे, कब तक मार लोगे? राइट। कभी तो गलती करोगे ना। आई थिंक श्रेयस अय्यर का मेंटल टेस्ट है ये, इट इज नॉट अबाउट हिज स्किल एज फार एज द पुल शॉट इज कंसर्न, कि वो स्किल वाइज कितना करेक्ट है उसका पुल शॉट, टेक्निकली कितना करेक्ट है। इट इज अबाउट हाउ पेशेंट ही इज इन द माइंड, कि उसको कब वो स्किल एग्जीक्यूट करना और कब उस बॉल को लीव कर देना है, डक कर देना है, वो टेस्ट होगा उसका मेरे ओपिनियन। अच्छा, ओवर द टाइम वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव कम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैचेस मोर, क्योंकि लाइक T20 देखने को मिलता है हमें, ओडीआई देखने को मिलता है, आई थिंक टेस्ट मैच देखने में एक जेन्युइन इंप्रेशन जो मिलता है वो ये होता है कि यहाँ पे ये बॉलर्स का गेम है। हाँ, लाइक इट इज सो रेयर टू सी इन मॉडर्न क्रिकेट। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली अब ये ओवरसीज होने वाला है साउथ अफ्रीका में, तो जो बॉल देख के, जैसे रबाडा फेंकेगा बॉल, एनगीडी सब जो बॉल फेंकेंगे, जो जनरली टीवीसी देख के लगता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट होगा वहां पे खेलना इस टाइम पे, तो वो देख के एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस टेस्ट सीरीज। सिमिलरली जब इंडिया में हो रहा होता है तो अश्विन जडेजा राजा बने होते हैं भाई, कि तुम आके तो दिखाओ सामने, कब तक करोगे बैटिंग, 2 ओवर 3 ओवर। तो हाँ भाई, मजा तो बहुत आता है। टेस्ट में जब विकेट गिर रहे हो तो उसका तो मजा कोई नहीं आता। बट हाँ, एनी अदर थॉट्स ऑन द स्क्वाड, बिकॉज मतलब डू यू हैव एनी क्रिटिसिज्म, कोई तुम प्लेयर तुम देखना चाहते थे या फिर तुमने अवॉइड कर दिया? आई थिंक काफी अच्छा है। एक अच्छी चीज है यहाँ पे वो नहीं है भाई साहब, केएस भरत। केएस भरत नहीं है, बीजीटी में खेला था भाई। आई थिंक 2 सरप्राइज ओमिशंस हैं यहाँ पे। सरप्राइज क्या मतलब, जिनके हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। केएस भरत फर्स्टली एंड सेकंडली रहाणे। रहाणे वाइस कैप्टन था, राइट। और उस टाइम पे काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इसको वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया अगर इसको रखना ही नहीं है लॉन्ग टर्म पे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो वाइस कैप्टन था। एंड उस टाइम पे हमने भी पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि द ओनली लॉजिकल वे यू कैन मेक रहाणे द कैप्टन, वाइस कैप्टन राइट नाउ इज कि अभी आप टेस्ट मैच पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, राइट। अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई अभी WTC फाइनल आने वाला है, करके खत्म करो जल्दी से। मेन फोकस हमारा वर्ल्ड कप पे है और अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो जब WTC तक, टेस्ट मैचेस का जो साइकिल था वो WTC तक का था, और वो IPL के बाद सिर्फ 1-2 महीने का टाइम था। तो वो 1-2 महीने के टाइम के लिए रहाणे वाज अ क्विक फिक्स एंड अ गुड फिक्स, इसीलिए वो खेला भी वहां पे, WTC भी इसीलिए खेला। उसके बाद से एक नई साइकिल शुरू हो गई है, तो अब आप चेंजेस देखना शुरू करोगे। अब इट जस्ट हैपन टू बी सो कि उसके बाद टेस्ट मैच हो ही अब रहे हैं सीधा, क्योंकि बीच में ODI पे फोकस चला गया था, एशिया कप वगैरह आ गए थे, और इसके बाद अब फोकस T20 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक सीरीज के लिए रहाणे को वाइस कैप्टन बना भी रहे थे, आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे, एंड इट वाज अ क्विक फिक्स कि भाई एक फॉरेन टूर है, पता है वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, लेकिन है तो फॉरेन टूर ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बंदे को देनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रहाणे वाज अ क्विक फिक्स, शॉर्ट टर्म फिक्स एंड वैलिड फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड वी काइंड ऑफ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि इसके बाद शायद ये टीम में नहीं होगा। नाउ वी विल स्टार्ट बिल्डिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट WTC साइकिल, जो कि 2 साल बाद होगी। तो आई थिंक ये उसी डायरेक्शन में मूव है। केएस भरत के लिए व्हाट डू यू थिंक, वाज इट अनफेयर? बिकॉज कई लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि उसके सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही पड़े हैं। ये मतलब पड़े हैं, बट द फैक्ट इज कि ईशान किशन है इस टाइम पे, जो कि एक विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है, प्लस एक बैटिंग ऑप्शन इन माय ओपिनियन बहुत बेटर प्रोवाइड करता है दैन केएस भरत।
एंड नाउ दैट केएल राहुल इज ऑल्सो बैक, आई थिंक वो 2 विकेट कीपर वाला स्लॉट अब खत्म हो चुका है, केएस भरत नहीं आ पाएगा. एक और नेम जो आई थिंक वी मस्ट मेंशन एटलीस्ट इज चेतेश्वर पुजारा. फाइनली like it's good that we are planning to move on now, and as we said कि रहाणे से भी यही बात थी हमने जो अभी करी इस टाइम पे कि लास्ट WTC साइकिल तो ठीक था, बट उस टाइम पे भी हमने जो वीडियोस निकाली थी हमने यही कहा था कि नाउ वी मस्ट मूव ऑन फ्रॉम हिम. मतलब पुजारा का तो हमने वेस्ट इंडीज वाले में भी देख ही लिया था जब नहीं हुआ था, तो उसके बाद हमने वीडियो भी बनाई थी स्पेसिफिकली. सो नॉट सरप्राइज कि पुजारा इज नॉट इन द प्लान्स, बट हाँ थोड़ा एक यू नो इन अ रिस्पेक्टफुल वे थोड़ा एक वो भी लगता है, सैड भी लगता है कि थोड़ा अनटाइमली उसका एकदम से ओमिशन हो गया टीम में से, एक प्रॉपर फेयरवेल नहीं मिल पाया पॉसिबली, बिकॉज आई डोंट थिंक बहुत डिफिकल्ट है कि वो कैसे वापस आएगा टीम में. शुभमन गिल विल बी एट नंबर 3 बैट्समैन गोइंग फॉरवर्ड. विराट कोहली विल बी एट नंबर 4 फॉर द नेक्स्ट 4 years मे बी. आई थिंक 3-4 साल तो कम से कम विराट कोहली अभी टेस्ट मैच तो खेलेगा, भले लिमिटेड ओवर से रिटायरमेंट ले ले. तो 4 साल मतलब कि 2 WTC साइकिल और है, राइट. तो कहीं नहीं जा रहा नियर फ्यूचर में विराट कोहली अभी. सेम फॉर रोहित शर्मा. आई थिंक एटलीस्ट अभी 36 का है ना, एटलीस्ट 1.5 साइकिल्स और खेल ही सकता है. यशस्वी जायसवाल एंड गिल आर हेयर टू स्टे. श्रेयस अय्यर इज हेयर टू स्टे. केएल राहुल इज हेयर टू स्टे. तो पूरा मिडिल ऑर्डर आपका पैक्ड है, टॉप ऑर्डर आपका पैक्ड है. अभी जब जगह बनेगी तो एक ओपनर की जगह बनेगी जब रोहित शर्मा जाएगा, एंड तब बहुत लोग इन लाइन है इंक्लूडिंग गाइज लाइक ऋतुराज गायकवाड़. सो मुश्किल है भाई, राइट, कि मतलब पुजारा अगर आता भी तो क्या अगले WTC साइकिल तक ही तो आता. आई डोंट थिंक कि 2000 अपना अब कब होगी, 2027 में जब होगी, तब तो बहुत ही मुश्किल है उसका आना वापस यार. सो पुजारा के लिए इट्स सैडली ओवर. केएस भरत का मैं ये जरूर कहूंगा कि आई थिंक कीपिंग में ही हैज बीन गुड, बट आई डोंट नो व्हाई नोबडी पॉइंट्स दिस आउट. जिसने बीजेडी ध्यान से देखी, ही वाज पर्टिकुलरली पुअर विद द DRS डेफिनेटली. हां, एंड इन सेइंग दैट ईशान किशन आल्सो अ लेफ्ट हैंडर. आई थिंक तुम कितना भी कह लो लेफ्टी राइटी मैटर नहीं करता, आई थिंक मैटर करता है थोड़ा बहुत. लास्टली ईशान किशन भी स्टार्ट नहीं करेगा, केएल राहुल स्टार्ट करेगा, राइट, एंड मोस्ट लाइकली इन द मिडिल ऑर्डर करेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक जायसवाल ओपनिंग से नीचे जाएगा, स्टैग्ड है पूरा, हाँ, एंड गिल 1 डाउन से नीचे जाएगा. तो 2 डाउन पे विराट कोहली ही होगा. मोस्ट लाइकली वी विल सी नंबर 5 पे केएल राहुल या फिर श्रेयस अय्यर, एंड नंबर 6 पे दी अदर पर्सन. एसेंशियली जो अपना ODI वर्ल्ड कप का अभी जो टॉप 5-6 थे ना, एग्जैक्टली सेम होने वाला है, बस वो जायसवाल और ऐड हो जा रहा है, और एक बंदा बीच में से माइनस हो जाएगा अपना. who is the guy who is being ऊपर आ गया जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सॉरी हार्दिक पांड्या बेसिकली हट रहा है, क्योंकि वो नंबर 6 तक यहाँ पे बैटिंग जा रही है. अगर श्रेयस अय्यर नीचे बैटिंग करेगा, वरना वो नंबर 4 पे करता था. तो एसेंशियली चेंजेस यही होने वाले हैं लाइनअप में. आई थिंक ये टॉप 6 हमारी यही होंगे, अगर प्रेडिक्शन भी करें थोड़ी सी तो. नंबर 7 और नंबर 8 ऑनवर्ड्स ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा कि जडेजा, शार्दुल ठाकुर और अश्विन में से किसको खिलाना है आपको. भाई साहब, आई थिंक जडेजा तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे. इनमें से कोई 2 खेलेंगे भाई. हाँ, राइट. द पॉइंट इज कि साउथ अफ्रीका में है, जहां पे वी ऑल नो पेस फ्रेंडली कंडीशंस होने वाली हैं. आई थिंक जडेजा विल प्ले आइदर वे, क्योंकि वो फील्डिंग बहुत अच्छी करता है. मतलब लेट्स गेट डन विद द पेसर्स फर्स्ट. शामी, सिराज एंड बुमराह जो तुम्हारे वर्ल्ड कप के थे, वो तीनों स्टार्ट करेंगे. प्रसिद्ध कृष्णा एंड मुकेश शर्मा दोनों अभी बेंच पे होंगे. हाँ. तो ये 3 हमारे पेसर हो गए. मोस्ट लाइकली स्पिनर एक ही खेलेगा. डज दैट मीन शार्दुल ठाकुर स्टार्ट कर रहा है? आई थिंक सो. तो क्या तुम अश्विन को बेंच करने? वही तो पॉइंट है भाई. आई थिंक शर्म की बात है अगर तुम करते हैं, अगर तुम ऐसा सोचते हो. नहीं, मैं सोचता नहीं हूं ऐसा. मेरे हिसाब से तो खेलना ही चाहिए. किसके लिए खेलेगा? शार्दुल ठाकुर बैठे. इट इज अ शेम कि हम लोग ये डिस्कस भी ऐसे करेंगे कि किसकी जगह पे खेलेगा. ऐसा हो जाए कौन जगह लेगा उसकी भाई. हाँ. मेरे साथ शार्दुल ठाकुर बैठना चाहिए इन अ आइडियल सिनेरियो. बाय द वे कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे जो तुमने कहा, बट ये चीज सुनील गावस्कर ने भी खुद कही थी WTC फाइनल के टाइम पे, राइट, एंड हर्षा भोगले ने भी कही है, एंड सारे एक्स क्रिकेटर्स ने कही है. जब आप नंबर 1 बैट्समैन को ये नहीं कहते, जब आप विराट कोहली को ये नहीं कहते थे कि इंग्लैंड में उसका रिकॉर्ड खराब है फॉरेन कंडीशंस में, स्विंगिंग कंडीशंस में, तो उसको स्टार्ट मत कराओ. यू हैव नो बिजनेस इन सेइंग कि वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर पिछले 4-5 साल से जो है, रैंकिंग जाके चेक कर लो, वो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो स्पिनर है. अब पेसी कंडीशंस होने वाली है, बिकॉज ऑन एनी गिवन डे Ashwin as a spinner also will probably get you more wickets than Shardul Thakur. Right. What do you have to say on that? नहीं, I think बहुत सही चीज बोली है ये सुनील गावस्कर ने. It is like हम कह दें कि नहीं विराट कोहली इधर नहीं खेलेगा, यहाँ पे इस मैच में नहीं खेलेगा. So वो it does not make sense ideally. I think रविचंद्रन अश्विन इन तीनों में से is the only guy जिसकी short place है इस टीम में.
आइडियली स्पीकिंग होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए आइडियली किसकी, शो अश्विन की हाँ होनी चाहिए, बट आई थिंक इस टाइम पे जो है जिसकी प्लेस पूरी पक्का है वो अपने जडेजा की है। सो आई डोंट सी हाउ जडेजा स्टार्ट्स ओवर अश्विन राइट नाउ पर्सनली डोंट। ओके अगर आप 6 स्टैट बैट्समैन ऊपर खिला भी रहे हो प्लस एक शार्दुल ठाकुर टाइप का बंदा अगर आपको खिलाना ही है, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन अश्विन एंड जडेजा, तो मतलब आपके पास 7 बैट्समैन ऑलरेडी हो गए। नहीं, प्लस I'd argue कि टेस्ट मैचेस में अश्विन की बैटिंग इज इक्वल टू जडेजा's बैटिंग, इफ नॉट बेटर। You can argue that. Secondly, टेस्ट मैचेस इज नॉट लिमिटेड ओवर्स जहां पे आपको 11 प्लेयर में से 8 बैट्समैन चाहिए, 8 बॉलर चाहिए। हाँ देयर इज अ रीजन व्हाई टेस्ट मैच में आप स्ट्रिक्टली 5 बॉलर्स खिलाते हो और स्ट्रिक्टली 7 बैट्समैन खिलाते हो, विच मींस 1 ऑलराउंडर बीच में आ गए। तो आई थिंक ये जो हमने इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, हमने खुद भी डिस्कस करा है पॉडकास्ट में, दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं होता कि मेरे पास 5 बॉलिंग ऑप्शंस थे, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, ये क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है भाई। इंडिया ने विराट कोहली के अंडर पता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 4 बॉलर्स भी खिला रखे हैं। ओके, सिर्फ 4 और 7 प्रॉपर बैट्समैन, ऑलराउंडर था ही नहीं कोई, 4 बॉलर्स प्रॉपर, क्योंकि टेस्ट मैच में ओवर लिमिट नहीं होती है एंड पेशेंस का गेम होता है वैसे। तो वो नहीं होता कि मेरे पास 6 बॉलर नहीं ओवर्स कंप्लीट करने के लिए, अगर मेरा 5 में से कोई एक बॉलर पिट रहा है तो लॉजिकली स्पीकिंग आई थिंक अश्विन शुड बी द फर्स्ट पिक बिटवीन दीज 3 guys, but then again I won't be surprised अगर रोहित शर्मा, and I will criticize रोहित शर्मा on this aspect अगर नहीं लेता as big of a fan I am of रोहित शर्मा and his captaincy in white ball cricket specifically. I did the same criticism for Virat Kohli, I will do the same for Rohit Sharma as well. You have no business in benching although very honestly speaking do you think वो start करने वाला है? अश्विन हाँ doubtful है अभी। okay, मतलब मैं इतना सरप्राइज्ड हूँ, जो लोग इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैंने अभी ट्विटर पे भी देखा है, कुछ की ना वीडियोस मेरी फीड पे भी आती है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ये ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सरप्राइज्ड और डिसअपॉइंटेड एक्ट कर रहे थे क्योंकि क्राउड का सपोर्ट था उस टाइम पे कि अश्विन क्यों नहीं स्टार्ट करा, और ये तुरंत पलटे नहीं, मुझे लगता है कि एंड अगर हम लोग नहीं खिलाते वी आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन इस साइकिल में फिर से। अभी 7-8 महीने पहले हम लोग पूरा भर के सबने क्रिटिसाइज करा कि आप अश्विन को कैसे बैठा सकते हो, 8 महीने बाद वी आर बैक देयर अगेन, फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं। You have to question it in that way कि किसकी जगह पे खेलेगा। उल्टा होना चाहिए भाई दिमाग में क्वेश्चन कि उसको हटा कौन सकता है, कौन लायक है। तो सैड टू सी। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा जल्दी से, विच इज अपना कुलदीप यादव का पॉसिबल जो लोग कह रहे थे, आई थिंक एक लेग स्पिनर का इवेंचुअली होना स्क्वाड में जरूरी है, बट जो लोग कह रहे हैं कुलदीप यादव सिलेक्ट नहीं हुए फॉर टेस्ट मैचेस, इट इज सो अनफेयर। आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी हिपोक्रिटिकल, बिकॉज जब अश्विन जैसा बंदा स्टार्ट नहीं कर पा रहा तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कुलदीप यादव स्टार्ट करेगा टेस्ट मैचेस में? एंड माइंड, कुलदीप यादव से पहले इन लाइन अक्षर पटेल रहा है टेस्ट मैचेस में, आई थिंक वो भी नहीं है स्क्वाड में। नहीं है। तो यू हैव योर आंसर भाई, ये सिर्फ क्योंकि वो लेग स्पिनर है इसलिए लेना है, फालतू के वो मत सुनाओ भाई, वो नो पॉइंट इन दैट। मूविंग ऑन टू ओडीआईज नाउ, लेट्स टॉक अबाउट ओडीआईज। क्या है यहाँ पे? सो इसकी स्क्वाड में आता है ऋतुराज गायकवाड़ है, साई सुदर्शन है, तिलक वर्मा है, रजत पटीदार है, रिंकू सिंह आता है, रिंकू सिंह आ गया भाई, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल विल बी द कैप्टन, संजू सैमसंग है भाई साहब, जो सपोर्टर है संजू सैमसंग के खुश हो जाओ भाई। मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये खुश होने की बात नहीं है। हाँ मतलब आई थिंक फैन बेस तो खुश हो गई, नहीं उनके लिए भी खुश होने की बात नहीं है। अच्छा ओके। अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है, राइट, मुकेश कुमार है, आवेश खान है, अर्शदीप सिंह है और दीपक चहर है। पहली बात तो केएल राहुल एज द कैप्टन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक सही है। इस स्क्वाड में स्पेसिफिकली आई थिंक ऐसा कोई और है नहीं जो कि शायद कैप्टन बन पाए, और क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर वही है, एंड आई थिंक थर्ड इन लाइन वही है बिहाइंड रोहित एंड हार्दिक। हाँ डेफिनेटली। व्हाट सरप्राइजिंग इज कि कोई भी वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किया अभी तक टीम ने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक ये जानबूझ के नहीं करा है, बिकॉज दे हैड द टाइम टू अनाउंस द वाइस कैप्टन फॉर T20s एंड टेस्ट मैचेस, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर ODIs। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली इट इज जस्ट दैट सारे यंगस्टर्स, इफ यू सी, आई थिंक श्रेयस अय्यर हो सकता है। श्रेयस अय्यर को कर सकते थे क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी बचे 2 T20s के लिए, ही विल बी द वाइस कैप्टन व्हेन ही कम्स बैक। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब आई डोंट सी अ नेम जो कि रेगुलरली खेल रहा है इतना, या फिर इनफैक्ट तुम कोई भी ले लो यार, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, पटीदार तो मतलब अभी आया है, तो इंजरी के बाद उसको एक बार सिलेक्शन हुआ था, इंजरी हो गई थी उसको, अब खेलेगा पॉसिबली। रिंकू सिंह, अपना संजू सैमसन खुद ही रेगुलर नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है रेगुलर, वॉशिंगटन सुंदर तो भाई क्या ही बोले, कुलदीप यादव इज नॉट सीनियर इनफ राइट नाउ।
चहल रेगुलर नहीं है, मुकेश कुमार रेगुलर नहीं है, मुकेश शर्मा बोल रहा था मैं शायद पहले, माय बैड। आवेश खान रेगुलर नहीं है, अर्शदीप सिंह ओडीआई में पहली बार आई थिंक हमें इतना लंबा खेलते हुए देखने को मिलेगा, दीपक चहर रेगुलर नहीं है, तो किसको बनाओगे वाइस कैप्टन? तो आई थिंक वो फॉर्मेलिटी वाली बात थी, किसी को बनाया नहीं गया इसीलिए। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि क्यों ये अच्छी न्यूज नहीं है कि सैमसन सेलेक्ट हुआ है। नोटिस द पैटर्न हियर बाय बीसीसीआई। अच्छा मैं समझ गया पहले भी क्या जिसका वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें उस फॉर्मेट में नहीं है। लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप था तो T20s में संजू सैमसन खेल रहा था, ओडीआई में नहीं खेल रहा था। इस साल T20 का वर्ल्ड कप है तो ओडीआई में संजू सैमसन खेल रहा है, T20 में अब नहीं होगा। आई थिंक थोड़ा वैसा मूव है ये कि भाई फैन बेस चुप हो जाओ थोड़ा, कि थोड़ा सेलेक्ट भी कर दिया एंड थोड़ा डिसीव कर रहे हैं, बिकॉज जो दिमाग लाएंगे उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। बाय द वे सेम थिंग गोस फॉर युजवेंद्र चहल एज वेल, आई थिंक, and possibly Akshay Patel. I'm a bit surprised about Akshay Patel. Same. I think Akshay Patel can still make the cut क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी था वो। I'm a bit surprised कि वो T20 में सेलेक्ट नहीं हुआ है, अभी उसके ऊपर भी आएंगे। But sticking to ODI, I am very happy to see guys like Tilak Verma, अपना रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह also I know हमने क्रिटिसाइज करा है अभी उसको सीरीज में, but these guys finally making the ODI squad also, it just goes on to show कि BCCI is open to experiment with them in multiple formats, not just T20s. अब how good it is a move exactly, वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। आई थिंक आफ्टर 2025 जब चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी, 2 साल के बाद ही हमें देखेगा कौन इनमें से रेगुलर्स बनेंगे। बट हाँ, ये बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब से T20 में हमारी मोस्ट लाइकली ए टीम खेला करेगी जो कि हमारे वर्ल्ड कप में खेलने वाली है, तो तब तक तुम खाली ना बैठे रहो, इसलिए चलो कम से कम ओडीआई तो खेलती ही रहो ताकि तुम इंडियन टीम के सीन में रहो हमेशा। तो इट इज अ गुड वे टू अकोमोडेट ऑल द यंगस्टर्स। आई एम प्रीटी हैप्पी। कई लोग इसमें बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं फालतू का कि इसको क्यों ले लिया, उसको क्यों ले लिया, खिचड़ी बना दी, ये कर ली। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज राइट नाउ इज कि हमने ये चीज अपने एक पिछले पॉडकास्ट में रिसेंटली डिस्कस करी है जिसमें हमने पूरा फ्यूचर प्लान लेआउट करा है इंडियन क्रिकेट का 2000 आई थिंक कितना अगले 8 साल का 2031 तक का प्लान लेआउट करा है हर फॉर्मेट का। आई वुड वंस अगेन लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन एंड कार्ड्स। अगर अभी तक आपने नहीं देखा प्लीज जरूर देखिएगा उस सेगमेंट को। इट इज नॉट दैट सिंपल। बीसीसीआई इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशनरी फेज एंड ये 1-2 साल अभी बीच के थोड़े क्योटिक होने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे मे बी अ पॉसिबल प्रॉपर सेग्रीगेशन बिटवीन ईच फॉर्मेट जहां पे हमें अलग कप्तान, अलग अलग कोचेस, अलग अलग टीम देखने को मिल रही है। वहां तक पहुंचने में 1-2 साल बीच में क्योटिक होंगे बिकॉज अभी ये जो करंट जनरेशन है प्लेयर्स की, कोहली, रोहित शर्मा, इनका भी आखिरी के ट्वाइलाइट ईयर्स है, इनको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक थोड़ा क्योटिक रहेगा सबको मैनेज करना। एनी गाय दैट यू सरप्राइज टू सी हियर या फिर यू वांटेड टू सी बट यहाँ पे नहीं है? नहीं, आई थिंक इसमें तो कुछ सरप्राइज नहीं है। आई थिंक कुछ लोग शायद इस चीज से बोल रहे होंगे कि हमने ये क्यों नहीं अभी तक बोला कि रोहित शर्मा, कोहली नहीं है इस टीम में। पर्सनली ओडीआई में वो लोग नहीं है, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज विद इट। जडेजा भी नहीं है, शामी भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। हाँ, ऑल्दो मतलब उस पे भी आएंगे अभी नहीं, बट ये सब तो लोग खेलेंगे। हाँ, ये सब आई थिंक जडेजा में भी जो क्वेश्चन कर रहा है, बी प्रिपेयर्ड टू बी सरप्राइज्ड, राइट? सो आई थिंक ये हमने जो जून से लेके नवंबर तक इस साल देखा है कि हम लोग T20 सीरीज में नहीं खेलते हुए देख रहे हैं कुछ लोगों को, बट ODIs में खेलते हुए देख रहे हैं। वो सेम अब उल्टा होने वाला है इन द कमिंग मंथ्स टिल जून नेक्स्ट ईयर, कि अब वो T20 में खेलते हुए देखेंगे बट ODI में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा मैनेज करना है। अब ये पूरा क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग द वर्कलोड कितना वैलिड है वो एक बहुत ही अलग डिस्कशन है, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई गेट योर पॉइंट कि क्या जरूरत है इतना वर्कलोड वगैरह बोलने की, इज इट इवन दैट मच वर्कलोड, वो डिस्कशन अलग है। बट टू सम इट अप, आई थिंक जो भी मेन ए टीम के प्लेयर्स सीनियर्स होने वाले हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो नेचुरली अब हमें ODIs में खेलते हुए नहीं दिखेंगे अगले कुछ महीनों तक। तो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज अबाउट। इन फैक्ट इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर्स। डेफिनेटली। मूविंग ऑन टू द T20 स्क्वाड, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ आई थिंक 10 T20s बचे हैं, कितने बचे बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, राइट? तो हमें आइडियली अब थोड़े दिखना शुरू हो जाने चाहिए मेन पास। क्या है भाई स्क्वाड? सो यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, ऋतुराज गायकवाड़ है। गायकवाड़ बाय द वे इज द ओनली प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट हुआ है। तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव इज द कैप्टन, रिंकू सिंह ऑब्वियसली है, श्रेयस अय्यर है, ईशान किशन है, जितेश शर्मा है, रविंद्र जडेजा हमारे वाइस कैप्टन है, वॉशिंगटन सुंदर है, रवि बिश्नोई है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, मुकेश कुमार है एंड दीपक चहर है। राइट। क्या लग रहा है मतलब?
सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए T20 स्क्वाड ही थी. आई नो टेस्ट में आई वॉज एक्सपेक्टिंग रोहित शर्मा कोहली होंगे ही होंगे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फॉर T20 क्योंकि अब बहुत कम टाइम है T20 में. अभी हम लोग लगातार इतने ओडीआई खेल के आए हैं. पिछले पूरा साल हमारे मेन प्लेयर्स ने T20 नहीं खेला. आई थिंक 10 T20 मैचेस वेरी आइडियली स्पीकिंग थोड़े कम ही है इनफैक्ट आपको तुरंत उस मोड में शिफ्ट करने के लिए एंड वापस उस फॉर्मेट में अपनी जो भी आपकी परफॉर्मेंस है एकदम हाई लेवल पे लाने के लिए. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों यहाँ पे होंगे. केएल राहुल नहीं है यहाँ पे, वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए. नोटिस हाउ T20 कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव वो ओडीआई और टेस्ट में नहीं है, वो तो चलो ठीक है नहीं होना था. केएल राहुल ओडीआई कैप्टन है, वो T20 में नहीं है. रोहित शर्मा वो वाइड बॉल में है ही नहीं. तो क्या हम लोग धीरे धीरे उस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं? मे बी हाँ, क्योंकि इस टूर से देखने में हमें थोड़ा बहुत ये लग रहा है. किस अप्रोच की बात करो बता दो एक बार. बेसिकली स्प्लिट कैप्टेंसी ऑल्सो एंड स्प्लिट क्या कहते हैं स्प्लिट टीम्स ऑल्सो. कोचिंग है, कोचिंग पे भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी आएंगे हम लोग. बट धीरे धीरे लग रहा है कि आर वी ट्राइंग टू इंकलकेट दैट थिंग कि हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टेंसी रखेंगे, अलग अलग फॉर्मेट की अलग अलग टीम होगी. क्योंकि अगर T20 में रोहित शर्मा और कोहली नहीं है, आई थिंक दैट इज अ बिग न्यूज. सो फर्स्टली जो तुमने कहा, जो अप्रोच की तरफ हम जा रहे हैं, हमें जाना ही पड़ेगा इवेंचुअली, और वही हमारा एंड गोल होना चाहिए. क्रिकेट का एंड गोल वही होगा अभी इन द नेक्स्ट डेकेड. नेक्स्ट रेवोल्यूशन क्रिकेट में वही होने वाला है. जिनको और समझना है वंस अगेन उस पॉडकास्ट को जाके देखो. बट हमने उस पॉडकास्ट में ये भी डिस्कस किया था कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद. अभी 24 T20 वर्ल्ड कप तक का जो टाइम है, अभी 5-6 महीने, ये प्लानिंग का टाइम है. एग्जीक्यूशन का टाइम उसके बाद आएगा. तो आई डिसएग्री ऑन द फैक्ट कि क्या हम अभी से ही वो होते हुए देख रहे हैं, विच इज वाई यहां पे मैं बीसीसीआई से डिसएग्री करूंगा. अगर हम लोगों को रोहित शर्मा, विराट कोहली, और लोग पता है रोहित शर्मा विराट कोहली के चक्कर में भूल गया बुमराह भी नहीं है. बुमराह भी नहीं है, हाँ. अगर हमें ये लोग खेलते हुए दिख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो उन्हें यहाँ पे खेलना चाहिए था. और यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा आएगा, वर्कलोड वाला. क्या सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलने से आपका इतना वर्कलोड हो रहा है कि आप T20 नहीं खेल सकते? क्योंकि अभी आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी नहीं खेली है, आपको रेस्ट मिला हुआ 1 महीने का. आई थिंक 1 month इज गुड इनफ. एग्जैक्टली. तो क्या आप T20 सीरीज नहीं खेलोगे, गिवन कि रोहित शर्मा, विराट कोहली पर्टिकुलरली, आई थिंक इवन बुमराह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुमराह तो पिछला T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था भाई. रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से एक भी T20 नहीं खेले. तो आप कब प्लान कर रहे हो एग्जैक्टली T20 मैचेस खेलने का? आई थिंक यहां पे मैं डिसएग्री करता हूं विद दीज प्लेयर्स एंड बीसीसीआई. अगर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना था या खेलना है, तो आपको अभी वापस आ जाना चाहिए था. रोहित शर्मा का भी, क्योंकि अभी हम लोग उसी चीज पे अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे डिस्कशन रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह के ऊपर, एंड कैसे वो आपस में भी उनके फैन बेसेस लड़ रही हैं. काफी क्वेश्चंस रोहित शर्मा के ऊपर भी उठ रहे हैं कि कप्तानी क्यों दी जा रही है इसको. उसको भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे. जस्ट टू सम इट अप इन वन सेंटेंस वेरी शॉर्टली, आई वुड से कि बेवकूफी वाली बात है वो भी, कि क्यों देंगे. एंड आई थिंक वो एजेंडा प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं ट्विटर पे, उनको आप ना ही सुने तो बेटर है. उनके ट्रैप में मत फंसिएगा. बट अगर रोहित शर्मा को कप्तानी करनी है, तो उसको कप्तानी करके मैचेस भी खेलने पड़ेंगे वर्ल्ड कप से पहले. तो आई थिंक यहां पर रेस्ट लेना बनता नहीं था, अनलेस ये चीज कम्युनिकेट ऑलरेडी कर दी गई है कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम T20s. और अगर ऐसा है तो बहुत सैड है, बिकॉज अभी ये न्यूज आई थिंक शाम को आई है. पहले तो 5 बजे आनी थी, वो डिले होते होते शाम तक आई और रात तक आई थोड़ी. और दोपहर तक ये रूमर्स आने शुरू हो गए थे कि रोहित शर्मा पक्का खेलने वाला है T20s में. विराट कोहली के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन था. But to see both of them not playing even ODIs, forget T20s, it is very sad. Do you think they missed a trick here? They should have played. नहीं, मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि अभी खेलना चाहिए था. अगर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन, तो आई थिंक बहुत लेट हो जाएगा. और आर वी रिलाइंग टू मच ऑन दी IPL? And IPL is not particularly good for Rohit Sharma as a batsman. हाँ, राइट. अगर IPL के बेसिस पे लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, रोहित शर्मा को तो लेना ही नहीं चाहिए. और वो बहुत अनफेयर वो चीज रहेगी कि लोग सिर्फ IPL के बेसिस पे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे रोहित शर्मा को. एग्जैक्टली. और ये हम लोग चीज हर साल कहते हैं, डोंट जज रोहित शर्मा बाय हिज फॉर्म इन दी IPL. वो ऐसे स्विच होता है जब वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू करता है. तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट, एक अननेसेसरी ट्विटर नैरेटिव बन जाएगा दोबारा बिटवीन विराट कोहली फैंस एंड रोहित शर्मा फैंस.
and it only spread so much negativity amongst the मुझे fans. अभी तक तो यही लग रहा था कि ये लोग खेलेंगे पक्का, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग जब ये टीम अनाउंस हुई है मुझे एकदम से थोड़ा बहुत डाउट हुआ है उस विश्वास पे कि ये लोग तो खेलेंगे गिवन हाउ रोहित शर्मा परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड कप, बहुत इजीली उसका स्पॉट बनता है सिर्फ उस परफॉर्मेंस को ही लेके। जो परफॉर्मेंस उसने वर्ल्ड कप में दी है वो तो T20 परफॉर्मेंस थी। और बिफोर यू डाइव डीप इनटू इट, जरा जल्दी से ये बता दो कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ जो मैच चल रहा है उसमें से कौन कौन लोग इस स्क्वाड में नहीं है एंड कौन एडिशंस हो रहे हैं। Exactly. Then we will So- completely shift to विराट कोहली, रोहित शर्मा। सो जो T20 स्क्वाड्स है ऑस्ट्रेलिया की और अभी साउथ अफ्रीका की, इस पर डिफरेंस ये है कि पहली बात तो गिल अंदर आ चुका है, अय्यर आ चुका है, जडेजा आ चुका है, कुलदीप यादव आ चुका है, सिराज आ चुका है और दीपक चहर आ चुका है। एंड बाहर कौन कौन हुआ है? अक्षर पटेल बाहर हो गया, शिवम दुबे इज आउट, प्रसिद्ध कृष्णा इज आउट एंड आवेश खान इज आउट। तो प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जो किया जा रहा है आई थिंक वो भी थोड़ा अजीब सा ही है कि कभी ले रहे कभी प्लान्स में कभी नहीं रख रहे, बट वी विल नॉट डाइव डीप इनटू हिज केस बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला। तो आई थिंक वो उसका केस आएगा भी तो अभी 7-8 महीने बाद आएगा, अभी पॉइंट नहीं है वेस्ट करने का टाइम उस पर। गिल, कुलदीप यादव, सिराज तुमने कहा एंड और कौन था एक शेर जडेजा आ गया एंड शेर सैयद। हाँ। ये ऐसे लोग हैं जो कि वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक इनका आना टाइमली है एंड नीडेड भी था। इट इज गुड दैट दे आर गेटिंग सम प्रैक्टिस। मोहम्मद शमी नहीं है यहाँ पे एंड बुमराह नहीं है अमंग्स द पेसर्स, ये 2 लोग हो गए। अक्षर पटेल एज अ स्पिनर नहीं है यहाँ पे, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये 5 प्लेयर्स एंड KL राहुल ऑल्सो, 6 प्लेयर्स। ये 6 प्लेयर्स जो हैं जो कि पॉसिबली वर्ल्ड कप में खेलेंगे वो अभी यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ विराट और रोहित शर्मा यहाँ पे नहीं होते स्क्वाड में, एंड नाउ विल कंप्लीटली शिफ्ट आवर टॉपिक टू दैट, बट ये बाकी चारों प्लेयर्स खेल रहे होते तो शायद ये ज्यादा कंक्लूसिव होता अज्यूम करना कि पर्टिकुलरली ये दोनों रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर नहीं खेलने वाले T20 से गोइंग फॉरवर्ड। बट क्योंकि ये काफी सारे A टीम के प्लेयर्स नहीं होने वाले हैं साउथ अफ्रीका के T20s में, इट काइंड ऑफ गिव्स मी होप इन द सेंस कि अगर ये सारे ही नहीं है तो शायद ये रेस्ट वाला ही सीन है जेन्युइनली एंड नॉट अबाउट कि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना है। बट आई वुड स्टिल से यू हैव टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेट राइट नाउ। As absurd it may sound to the purist, I am myself a cricket purist. I think test match is the best. I think test match को तो आप वैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिकॉज WTC में हर एक टेस्ट मैच काउंट होता है, बट आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा बॉडी को और साथ में 2 फॉर्मेट खेलने पड़ेंगे यार, मतलब उस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस वक्त। राइट। एंड इट इज अ बिट सैड टू सी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड इवन दीज गाइज दे आर नॉट प्लेइंग बिकॉज दे शुड बी प्लेइंग। मैं फास्ट बॉलर्स के लिए फिर भी चलो एक बार को रिस्पेक्ट दे दूं कि साउथ अफ्रीका में ये लोग बहुत ओवर डालने वाले हैं, स्पिनर्स नहीं डालेंगे इतने ओवर, तो बहुत मेहनत लगेगी एंड वही फिर वर्कलोड की बात आ जाएगी। बट बैट्समैन तो यार आई थिंक दे शुड बी प्लेइंग हियर। डू यू हैव एनी अदर थ्योरी कि क्यों नहीं खेल रहे लोग पॉसिबल? आई थिंक थोड़ा डाउट्स है मेरे पे अभी भी कि क्या एग्जैक्टली रोहित शर्मा विराट कोहली बोल रहे हैं, सोच रहे अपने दिमाग में, क्योंकि रोहित शर्मा की भी लाइक इफ द न्यूज आर टू बी बिलीव्ड, न्यूज के अकॉर्डिंग तो ये था कि रोहित शर्मा को BCCI कन्विंस कर रही है। वो भी आई थिंक फालतू की थी न्यूज, मतलब आई डोंट नो कि फालतू की है, क्योंकि अगर रोहित शर्मा डज नॉट वांट टू कैप्टन इन द T20 फॉर्मेट तो ऑब्वियसली BCCI को कन्विंस तो करना ही पड़ेगा उस चीज नहीं ना। तो बात वही थी कि कन्विंस आप उसको करते हो जो कि नहीं बनने वाला है कैप्टन या फिर मतलब छोड़ने वाला है कैप्टन। रोहित शर्मा ने कभी ये चीज नहीं कही कि वो कैप्टनसी छोड़ने वाला है। ही इज द नंबर 1 चॉइस फॉर द कैप्टन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। हार्दिक पांड्या इज द नेक्स्ट कैप्टन, ही इज नॉट करंटली द कैप्टन। डेफिनेटली। और जो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया और विराट कोहली और रोहित शर्मा को चुपचाप साइडलाइन कर दिया गया था, इस चीज में ना थोड़ा सा इस नैरेटिव को प्रमोट वो स्टिंग ऑपरेशन की वजह से भी हुआ, चेतन शर्मा वाला जो हमने कवर किया था एक वीडियो में, जब इसने बोला था ना कि वो रेस्ट के बहाने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने, फेज आउट करने का। आई थिंक वो थोड़ा गलत तरीके से प्रमोट किया गया नैरेटिव को, बिकॉज आई थिंक द मोर लॉजिकल सेंस वाज कि ये लोग ODIs और टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिजर्व कर रहे थे, उसका फायदा हमें दिखे। आई नो हम ट्रॉफीज नहीं जीते बट हम 2 फाइनल्स में पहुंचे, इट इज नॉट अ जोक। तो ये कहना कि क्योंकि हार्दिक पांड्या टेन्योर के दौरान कैप्टन था तो मतलब BCCI अब हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना चुकी है, आई थिंक वो बहुत ही गलत नैरेटिव है। इट इज नॉट ट्रू। तो जो बंदा ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट चॉइस रहा है उसको कन्विंस थोड़ी करना पड़ेगा कैप्टनसी के लिए। आई थिंक वो भी एक नैरेटिव शायद रोहित शर्मा के PR टीम में जनरेट करे टू टेक अ डिसाइड विराट कोहली फैंस की आपके लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपके ऊपर तो क्वेश्चन उठ रहे हैं, हमें तो कन्विंस किया जा रहा है। आई थिंक वो भी गलत पार्ट था।
बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा नैरेटिव एग्जिस्ट करता है actually. अच्छा, और विराट कोहली के लिए कह रहे हैं कि अपेरेंटली ही वांट्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द वाइड बॉल फॉर्मेट, तो वो भी आई थिंक इस टाइम पे आना स्पेसिफिकली, आई नो कोई कि सेंस नहीं है, कोई हर sense है साल नहीं। तो कोई वाइड बॉल इवेंट है। एग्जैक्टली मतलब हम कहने को हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली दे नो बेस्ट एंड दे नो बेटर, क्योंकि वो लोग उस पोजीशन में। बट राइट नाउ अगर 6-7 महीने में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, 10 ही T20 बचे हैं, अब क्या उसका तो आईपीएल है, आईपीएल को भी मतलब कितना ही हम वेटेज दें इस टाइम पे। बट अगर ऐसी सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी हम घर में थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो बाहर जाके खेलने वाले, तो अगर हम लोग ओवरसीज T20 मैचेस नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि दे आर काइंड ऑफ मिसिंग द ट्रिक, एंड कहीं हम T20 वर्ल्ड कप में जाए फिर से अगेन एक और डिसअपॉइंटमेंट हो, और फिर हम लोग इस बारे में सोचिए क्या हमें उस टाइम पे खेल लेना चाहिए था। एक तो बात ये भी है ना, these guys won't miss the IPL. हाँ डेफिनेटली, And I'm not saying this in a critical way. I think ये इनकी मजबूरी है at this point of time, just because of the amount of money that is involved. वो कमिटमेंट करनी अब वो पड़ती है। कमिटमेंट रह गई यार, इट इज नॉट लाइक कि इनके हाथों में वो चीज है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज इनके नाम पे ही बहुत सारे क्लब्स चलते हैं एंड वो बहुत सारा पैसा लगता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू चूज कि हम कौन से मैचेस खेलेंगे कौन से नहीं। शायद वर्कलोड उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग में रखा हो, बट देन अगेन यार कंट्री के लिए खेलने से बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो थोड़ा मैं डिसहार्टेंड हूं देखने के लिए, बट टू सम इट अप, डू यू थिंक रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में होंगे? आई थिंक अल्टीमेटली हाँ शायद होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक 90% मेरे लिए यही है कि दोनों खेलने वाले हैं, एंड राइटफुली सो बहुत इजीली उनकी जगह बनती है यहाँ पे। उसके ऊपर भी 2 मिनट डिस्कस करेंगे अभी। ओके, लाइक लेट्स नाउ कम टू दैट ओनली, क्योंकि आई थिंक सो यू आर सेइंग कि खेलेंगे? आई आल्सो थिंक वो खेलेंगे एंड खेलना चाहिए 100%। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट यू सेड कि क्या उनकी जगह बनती है, बिकॉज ट्विटर पे काफी लोग एंड सोशल मीडिया पे अक्रॉस जो फैन बेसेस हैं, सब लोग ये नैरेटिव स्प्रेड करना चाह रहे हैं, हेट स्प्रेड करना चाह रहे हैं। एंड ऑफ लेट कई लोग सोचेंगे कि हम लोग इतना एडजस्ट क्यों करना सोशल मीडिया के नैरेटिव्स को, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम भी वही है कि जो फालतू के नैरेटिव्स हैं, जो नॉलेज का उल्टा क्या कहते हैं, जो बुरी अज्ञानता फैलाई जा रही है, जो एटलीस्ट वी कैन प्ले आवर पार्ट टू प्रोवाइड सम करेक्शन इफ एट ऑल, या प्रोवाइड अ न्यू पर्सपेक्टिव विच इज मच मोर पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। वो ये है, यहाँ पे विराट कोहली की फैन बेस अब रोहित शर्मा को अटैक कर रही है कि भाई इस बंदे ने लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था वो शायद 2007 की बात कर रहे थे, और उसके बाद से अगर मैं अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे ये वाली टाइप की टीम्स हटा दूं तो रोहित शर्मा के कुछ भी रन नहीं है, विराट कोहली के तो हमेशा रन होते हैं। पहली बात तो ये जो दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं ना, वो फंडामेंटली ही गलत है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की जगह पे नहीं खेलते हैं। एक बंदा ओपनर है और एक बंदा नंबर 3 का बैट्समैन है। तो ये ऐसा नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कोई एक बंदा खेलेगा टीम में, कि अब आप कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो। ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं टीम के अंदर, एंड दोनों का अपना अपना रोल है जो कि बहुत ही अलग है। हाँ। विराट कोहली का जो रोल है दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट रोहित शर्मा's रोल, एंड रोहित शर्मा का जो रोल है दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद फ्रीडम विदाउट विराट कोहली's रोल, जो कि हमने वर्ल्ड कप में देखा था। आई थिंक आशीष नारायण ने इस चीज को बहुत अच्छे से साउंड किया था। तो ये जो लोग इनको आपस में बढ़ाने में लगे हुए हैं, आप इस कंपैरिजन से ही समझो कि वो आदमी कितना बेवकूफ है जो इस चीज को प्रमोट कर रहा है। सेकेंडली, जो लोग ये स्टैट्स लेके आ रहे हैं कि रोहित शर्मा के पिछली बार जो T20 वर्ल्ड कप खेला था तो ऐसा था वैसा था, भाई पिछली बार और अब में 1 साल हो चुका है, इनफैक्ट 2 साल हो जाएंगे जब अगला वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो 2 साल में दुनिया बदल जाती है, और अभी जैसा रोहित शर्मा का बैटिंग चल रही है, कैन यू लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि वो ओपनिंग नहीं करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में? गिव मी वन रीजन। राइट, उससे ज्यादा कोई डिस्ट्रक्टिव ओपनर है हमारे पास इंडिया में इस वक्त? तुम खुद बताओ, में लगता है नहीं। आई थिंक जो लोग कहेंगे कि जायसवाल को दे दो या गिल को दे दो, इस टाइम पे जायसवाल का भी हमने अभी पिछले मैचेस में यही कवर करते आ रहे हैं कि प्रॉब्ली ही इज ट्राइंग टू टेक अप दैट रोहित शर्मा रोल फॉर द फ्यूचर, कि मैं स्टार्टिंग से ऑल आउट जाने वाला हूं। ही हैज नॉट परफेक्टेड दैट। 3 मैचेस में से अभी तक हमें एक में ही प्रॉपर्ली वो चीज एग्जीक्यूट होते हुए दिखी है। रोहित शर्मा इज दैट गाय जिसने अभी थ्रू आउट द लास्ट ईयर वो चीज एग्जीक्यूट करके दिखाई है। ओडीआई फॉर्मेट में तो चलो, वर्ल्ड कप में तो जो उसने खेला वो अलग लेवल खेला है, बट ईदर वे जिस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है, जो स्ट्रैटेजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले इन द वाइड बॉल फॉर्मेट, स्पेशली इन द T20 अगर हम लोग बात करें कि स्टार्टिंग से ऑल आउट जाना है, देयर इज नो गाय जो कि इस टाइम पे रोहित शर्मा से बेटर है एज एन ओपनर।
तो बहुत इजीली, एंड कैप्टेंसी में आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इस टाइम पे, चाहे हम कह दें कि नहीं T20 कैप्टेंसी में तो उसका सेमीफाइनल तक गए थे, फाइनल में नहीं गए थे, बहुत कन्विंसिंग नहीं थे। इस टाइम पे कैप्टन रोहित शर्मा से शायद ही कोई बेटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जितने भी फैंस को हर्ट होना हुए, रोहित शर्मा इज अ मच मोर प्रूवन वाइट बॉल कैप्टन देन विराट कोहली। हाँ है वो, पीरियड, फैक्ट्स है मतलब। एंड पता है इसमें बहुत कुछ आपको ऑफेंसिव होने की बात नहीं तो है भाई जो बंदे इनको कंपेयर कर रहा है उसकी बुद्धि तुम समझ जाओ कितनी है, वो ऑफेंड तो होएगा ही ना। नहीं, मतलब होगा, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ जितने भी विराट कोहली फैंस है, दिस इज नॉट अ डिस ऑन विराट कोहली। भाई विराट कोहली वाज अ बेटर कैप्टन देन सचिन तेंदुलकर, बट हाँ, सचिन तेंदुलकर मेरे लिए ग्रेटेस्ट है, इज लॉजिकली आल्सो द ग्रेटेस्ट फॉर मी। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पर्सनली उसको दिल पे ले रहा हूँ। सिमिलरली जो रोहित शर्मा के फैंस विराट कोहली को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये तो चोकली है, ये तो धीरे धीरे खेलता है, टुक टुक अकेडमी का है, कैन यू लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि T20 वर्ल्ड कप्स में उससे बड़ा कोई ज्यादा रन मारने वाला रहा है पिछले 10 साल में? तो आई डोंट गेट हाउ यू कैन क्रिएट दीज अननेसेसरी फाइट्स एंड एंगेज पीपल अननेसेसरली इन ऑल दीज फाइट्स ऑल्सो, कि यार क्या जरूरत है इतनी नेगेटिविटी फैलाने की? इतनी मुश्किल से हमारी टीम शायद उस तरफ पहुंच रही है कि हम सेमीफाइनल से नॉकआउट हो रहे थे, चलो फाइनल्स में आना शुरू हो रहे हैं, एंड कुछ प्रॉमिस दिखा रहे हैं, एंड पॉसिबली इन लेजेंड्स का लास्ट टूर्नामेंट है, एंड थैंकफुली दे आर प्लेइंग वेरी वेल आल्सो इन देयर लास्ट ट्वाइलाइट ईयर्स। व्हाई डू वी हैव टू क्रिटिसाइज एंड क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट जहां पे लोग आपस में बढ़ना शुरू हो रहे हैं? नहीं, 2 हीरे दे रखे आपको और आप कह रहे हो कि नहीं, आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे 2 हीरे, आप कह रहे हो कि नहीं एक तो पत्थर है। भाई खुश हो कि तुम्हारे पास 2 अच्छे प्लेयर है। तो बहुत स्टूपिड चीज लग रही है देखने में कि अभी तक एकदम से रोहित शर्मा के इतने कैसे पलट गए भाई? अभी तो इतनी अच्छी कैप्टेंसी करके आ रहा है, कैप्टेंसी पे कैसे सवाल उठ रहे हैं? फाइनल की वजह से। हाँ, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग, बैटिंग वगैरह सब छोड़ दो, मुझे लगता है चलो वो तो क्वेश्चन उठने ही उठने हैं किसी भी प्लेयर पे, कैप्टेंसी पे कैसे सवाल उठ सकते हैं इस टाइम पे? इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी इन माय ओपिनियन। तो आई थिंक विराट कोहली, अभी हमने विराट कोहली भी नहीं है, बट आई थिंक विराट कोहली की जगह भी बहुत इजीली बनती है स्क्वाड में। मतलब मैं अभी फिर से मैं एक थोड़ा लो ब्लो लूंगा, फिर लोग ऑफेंड हो जाएंगे। एंड वन सेकेंड, अभी मैंने विराट कोहली की तारीफ करी है, एंड आई ऑल्सो सेड कि मेरे आइडल से बेटर कैप्टन है वो, तो जिसको लग रहा है मैं बायस्ड हूं तो अभी बंद कर दो भाई पॉडकास्ट। बट विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करी है 2021 में, कहाँ फिनिश करे थे? ग्रुप स्टेज। रोहित शर्मा ने एक में करी, कहाँ फिनिश करे थे? सेमीफाइनल्स। खत्म बात। अगर रोहित शर्मा उससे बेटर कैप्टन है, इसका मतलब ये नहीं कि जो ये बंदा बात बोल रहा है वो बायस्ड है टुवर्ड्स रोहित शर्मा या फिर हैज एन एजेंडा अगेंस्ट विराट कोहली। ये चीज अपने दिमाग से निकालना बंद, मतलब निकालो और इस चीज को सोचना बंद करो कि आपके पर्सनल फेवरेट प्लेयर के ऊपर हर कोई शॉट्स ले रहा है, अटैक कर रहा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ट्रेड में शायद उतना अच्छा नहीं था। और सबका वो होता है यार, अभी रोहित शर्मा बॉलिंग में डालता था पहले, अब मैं ये थोड़ी कहने लग जाऊंगा कि अश्विन रोहित शर्मा से बेटर बॉलर है, तो नहीं, दिस इज अ डिस ऑन रोहित शर्मा भाई साहब। कि स्टार्ट तो ऐसा स्पिनर क्या था, क्या हो गया भाई, कहाँ रह गया पीछे, क्यों नहीं डल रही बॉल अब? बट वही बात है कि सबका देर आर सम पॉइंट्स जहाँ पे एक बंदा आपसे बेटर हो गई होगा, एंड दैट इज हाउ वी मेक अ टीम। इसलिए तो अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं सबको। मतलब विराट कोहली माइट गो डाउन एज द ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया। हाँ, डेफिनेटली। तो उसमें रोहित शर्मा अभी पास भी नहीं है। बट वही बात है ना, अब रोहित शर्मा फैन ऑफ हो जाए इस बात को लेकर जबरदस्ती में, तो ऑब्जेक्टिविटी रखनी जरूरी है। लास्टली, लाइक टू सम इट अप, होप दैट दे बोथ प्ले, आई थिंक आई एम स्टिल श्योर दे विल प्ले। टू सम इट अप, राहुल द्रविड़ के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं 1-2 मिनट, बिकॉज उनका भी निकल के आया भाई कि बीसीसीआई ने हर जगह अनाउंस कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंडियन क्रिकेट टीम के अकाउंट से ही चीज आई है, ही स्टेज स्टिल द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे करके उनकी पूरी रील निकाली गई है। पहली बात तो जो राहुल द्रविड़ एंड द होल कोचिंग स्टाफ, जो पूरी मैनेजमेंट की टीम है, सबको एक्सटेंशन ऑफर किया गया। आई थिंक सबने एक्सेप्ट भी कर लिया है। राहुल द्रविड़ का आज ही स्टेटमेंट आया है, ये पॉडकास्ट अगले दिन आ रहा है, तो उससे एक रात पहले आप समझ जाइए। उसने कहा है कि नथिंग, आई हैव नॉट साइंड ऑन एनी पेपर येट, लेट द पेपर्स कम फ्रॉम बीसीसीआई। इसका क्या मतलब है? पता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे बीसीसीआई में थोड़ा फर्स्ट, मतलब बीसीसीआई कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट होल सीन में थोड़ा फर्स्ट क्रिएटेड है, थोड़ी कियोस चल रही है, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, थोड़ा कियोटिक है। एंड ये सबसे बड़ा थप्पा है उस चीज का कि कियोटिक है, क्योंकि आपने ऑफिशियली चीज अनाउंस कर दिया है, एक्सटेंशन प्रोवाइडेड टू विराट कोहली एंड हिज स्टाफ, विराट कोहली कह रहा हूँ, राहुल द्रविड़ एंड हिज स्टाफ, एंड उस कोच ने आके पब्लिकली चीज बोल दी कि अभी तक पेपर्स नहीं आए, लेट द पेपर्स कम फ्रॉम बीसीसीआई, आई हैव नॉट साइंड एनीथिंग येट। इससे बड़ी आई थिंक वो क्या कहते हैं उसको, मिसकम्युनिकेशन ओपनली आ रही है। इसका मतलब ही यही है कि केओस बना हुआ है थोड़ा। एंड एक रूमर है,
आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज बट इट इज वर्थ डिस्कसिंग. मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में. रूमर्स से कि अभी अपेरेंटली आशीष नेहरा के पास गए थे बीसीसीआई वाले टू ऑफर हिम द T20 कोच रोल फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप एंड ही पोलाइटली डिक्लाइंड. और इसलिए अब हम राहुल द्रविड़ के पास गए हैं. राइट. एंड जब राहुल द्रविड़ ने कहा कि अभी तक पेपर्स नहीं आए, आई एम मोर एंड मोर थिंकिंग अबाउट दिस रूमर कि क्या ये सही में तो नहीं हुआ था कहीं. राइट. अगर ऐसा सही में हुआ है, it is kind of disrespectful to Rahul Dravid. Definitely. Secondly, I think good on Ashish Nehra's part to not accept this role right now. I think he should be the T20 coach after the T20 World Cup for the 2026 T20 World Cup. As I said before, उस podcast में भी हमने breakdown करा है कि हर फॉर्मेट में किस साल में अलग कोच आना चाहिए. तो आशीष नेहरा could be, but not in the 24 World Cup. After that maybe in the T20 format. क्योंकि आशीष नेहरा के लिए भी बहुत अनफेयर है कि अभी सिर्फ 6 महीने के अंदर सिर्फ 10 T20 में आगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और एक नई टीम बना दे. फिर हार जाएंगे, फिर गाली भी उसका भी रिकॉर्ड खराब हो जाएगा फालतू का. और वो अपना हेडेक क्यों ले उस चीज का भाई. वो फ्रेश एक नए प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेगा. तो जो टीम राहुल द्रविड़ ने क्रिएट करके खड़ी करी है और जो प्रॉमिस इतना दिखा रही है, उसको राहुल द्रविड़ के अंडर ही चलने दो ना. अगर 6 महीने में एक और वर्ल्ड कप है तो. राइट. तो आई थिंक अगर बीसीसीआई ने ऐसा करा तो इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल ऑन देयर पार्ट. Secondly, credit to Rahul Dravid for openly calling them out and क्योंकि बहुत easy है ना राहुल द्रविड़ भी चुप रहता कि हाँ भाई हो रहा है. क्योंकि पर्सनालिटी भी थोड़ी वैसी है उसकी, शांत की. बड़ा ही अप्रिशिएट द फैक्ट कि ऑनेस्टली बोला है एग्जैक्टली कि अभी कुछ हुआ नहीं है असाइनमेंट, आने दो फिर बात करेंगे. तो इट वाज आल्सो द राइट मूव एंड सेट द राइट टोन कि देयर इज नो रूम फॉर एनी ड्रामा कि आपने पहले से बोल दिया और आपने खुद अपने ऑफिशियल पेजेस पर डाल दिया. इसका मतलब आई विल आल्सो प्ले टू द ट्रोप. ऐसा नहीं होने वाला है. So, मतलब good thing on Rahul Dravid's part as well. Are you sure that he will be signing a contract? I think so. Ultimately sign कर लेगा. And how long? I think ये T20 वर्ल्ड कप तक ही होने वाला है. उसके बाद से I don't see him coaching the T20 side anymore. So, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई होगा कि T20s का हो सकता है या फिर ODIs and tests. I don't think उसका सेंस बनेगा भी, क्योंकि आपके पास 2 साल होंगे. As we again talked about it in the podcast, उस वाली पॉडकास्ट में जिसमें हमने प्लान डिस्कस किया था 2031 तक का, कि यहाँ तक कोच करिए, उसका 2 साल होंगे आपके पास नेक्स्ट T20 टीम बनाने के लिए. मेजरली प्लेयर्स चले जाएंगे तो आपके पास एक फ्रेश टीम होगी विदाउट एनी ईगोस. आप एक नई टीम प्रॉपर अपने प्रिंसिपल्स, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ बिल्डअप कर सकते हो. आई थिंक दैट विल बी अ परफेक्ट टाइम फॉर a guy like Ashish Nehra to come and then take his place. But in that plan we also said कि Rahul Dravid should be the ODI coach till 2027. Because अगले साल अगर आप एकदम से कोच चेंज कर दोगे तो इन लेस देन अ ईयर चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी. और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर आप राहुल द्रविड़ को हटाओगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत कम है, तो 2 साल के अंदर ही वर्ल्ड कप आ रहा है. वर्ल्ड कप का आधा टाइम गया, 4 में से 2 साल गए. तो या तो अभी हटा दो ओडीआई से, और नहीं हटा रहे तो फिर कंटिन्यू करो. आई थिंक ओडीआई और टेस्ट में तो उसके साथ कंटिन्यू करना. आई डाउट कि राहुल द्रविड़ 4 साल और करेगा. ऑल्दो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं उसको करते हुए. इफ यू लॉजिकली से सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो 6 साल इज नॉट अ लॉन्ग टेन्योर. यू कैन स्टे एज अ कोच. आई डाउट कि वो अभी से इतने क्वेश्चंस आ रहे थे यार कि रिन्यू करेगा कि नहीं. तो बिकॉज इट इज टू हेक्टिक. आई थिंक द आइडियल थिंग वुड बी फॉर हिम आल्सो टू से कि T20 में तो चलो मैं नहीं कर रहा अभी, ओडीआई में मैं बनाऊंगा टीम, क्योंकि ताकि उसका भी वर्कलोड कम हो जाए थोड़ा सा. I think that should be the ideal scenario after the World Cup, after the 2024 World Cup. तब तक all formats Rahul Dravid the coach. But on that note, let's end today's podcast. Hope you all liked it. कुछ सीखने को मिला होगा. Make sure कि आप लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए जा रही हूँ मस्ट सी, वो मोहित आपको बता देगा. वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको भी देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी.